देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने लॉस ऑफ स्टॉक जो है वो स्टार्ट किया था, ठीक है। लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ स्टॉक तो कंप्लीट हो गया था। तो एक बार देख लो क्या क्या स्टेप्स हमें जो है लॉस ऑफ प्रॉफिट में फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले जो स्टेप 1 हम लोग कैलकुलेट करते हैं दैट इज शॉर्ट सेल, ठीक है। कि फायर ऑकर होने की वजह से कितना सेल हमारा कम हो गया, और ये कैसे कैलकुलेट किया जाता था, ये कैलकुलेट किया जाएगा कि हमें ये देखना पड़ेगा कि आग लगने के बाद भी हम लोगों ने कितना सेल कर लिया, ठीक है। दैट इज एक्चुअल सेल्स। और उसके बाद हमें इसको कंपेयर करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर के सेम पीरियड के सेल के साथ, जिसको बोला जाता है स्टैंडर्ड सेल, ठीक है। तो हम लोग ये कंपेयर कर पाएंगे कि सेम जो है सेम पीरियड का अगर हम लोग चेक करेंगे तो हम लोग ये कंपेयर कर पाएंगे कि शॉर्ट सेल कितना हुआ, और अगर बिजनेस में कोई ट्रेंड था तो वो हमें ऐड या लेस करना पड़ेगा। डिपेंड करेगा कि ट्रेंड कैसा था, मतलब अपवर्ड ट्रेंड था या डाउनवर्ड ट्रेंड था। अगर ट्रेंड नहीं दिया हुआ रहता है तो हम लोग सेल्स ट्रेंड को इस तरह से कैलकुलेट करते थे, ठीक है। अच्छा, स्टेप 2 में क्या होगा, जीपी रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी का जीपी रेशियो कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, और यहाँ पर हो जाएगा इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल ऑफ लास्ट ईयर इनटू 100, ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पर कुछ इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब ये बताया था, तो ये एक बार हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये ऐसा क्यों है, ठीक है, ताकि फॉर्मूला याद रखने में आसान हो जाए। तो जस्ट एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, ये पॉइंट को भी एक्सप्लेन करेंगे और ये एडिशनल एक्सपेंस, ठीक है। तो पहले यहाँ पर एक फ्रेश पेज ले लेते हैं। देखो, जीपी रेशियो इसका मतलब क्या है, ठीक है, ये जान लेने से याद रखना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर जीपी रेशियो का मतलब है, इंश्योरेंस कंपनी ने जो रेशियो निकाला हुआ है, नेट प्रॉफिट, ये देखो यहाँ पर लिखा था नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर प्लस इंश्योर्ड इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर इंटू 100, मतलब लास्ट ईयर इंटू 100। तो जीपी रेशियो है इसीलिए इंटू 100 करके किया हुआ है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, देखो। सपोज कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग एक ट्रेडिंग पीएल बना लेते हैं, ठीक है, एक ट्रेडिंग पीएल बना लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ये देखो, यहाँ पर लिख देते हैं बाई सेल्स, ठीक है। यहाँ पर सेल्स आ जाएगा, सपोज सेल्स है 20 लाख का, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते हैं टू परचेज, ऐसे लिख देते हैं टू परचेज, या फिर ऐसे परचेज सिर्फ नहीं, यहाँ पर क्योंकि मैंने क्लोजिंग स्टॉक वगैरह नहीं दिखाया तो हम डायरेक्ट इसको सीओजीएस लिख देते हैं, ठीक है। तो तुम लोग कॉस्ट के साथ थोड़ा इमेजिन कर लो कि सेल्स मैंने एकदम एडजस्ट करके लिख दिया। सीओजीएस का मतलब क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड था 12 लाख, ठीक है, और जो सेल्स है वो 20 लाख है। तो जीपी कितना हुआ होगा, जीपी हुआ होगा 8 लाख, ठीक है, 8 लाख हुआ है। अच्छा, अब ये जीपी ब्रॉट डाउन हो जाएगा 8 लाख, और यहां पर हम लोग जो बिजनेस को मेंटेन करने का खर्चा होता है लाइक रेंट, ये सब दिखा देते हैं। रेंट हो गया 2 लाख, और सैलरी, सपोज सैलरी 1 लाख। तो नेट प्रॉफिट हो गया, कितना हो जाएगा, यहां से 3 लाख माइनस कर देने से 5 लाख। ये अगर किसी का ट्रेडिंग पीएल है, ठीक है, और इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपना इंश्योरेंस करवाना है, ठीक है, इंश्योरेंस करवाना है, लेकिन कैसा इंश्योरेंस, लॉस ऑफ प्रॉफिट का इंश्योरेंस करवाना चाह रही है ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट का उसे इंश्योरेंस करवाना है तो उसे क्या लगेगा कि मेरा तो प्रॉफिट 5 लाख होता है ना, मतलब नेट प्रॉफिट देखेगा कि मेरा तो 5 लाख का प्रॉफिट होता है, अगर बाई चांस फायर ऑकर होता है तो मेरा प्रॉफिट लॉस कितना होगा, 5 लाख होगा, ठीक है। तो वो कितना इंश्योरेंस क्लेम करवाना चाहेगा, तो वो बोलेगा मेरा इंश्योरेंस क्लेम मुझे 5 लाख का करवाना है,
ठीक है, 5 लाख का करवाना है। अगर लॉस ऑफ प्रॉफिट हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो उस हिसाब से हम बोल रहे हैं। तो देखो, इंश्योरेंस करवाना चाहती है नेट प्रॉफिट का, ठीक है, कि अगर इंश्योरेंस करवाना चाहेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी को जाके हमें बताना पड़ेगा, ठीक है, कि हम लोग कितने का इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं। तो वो बता देगा कि अगर आपको लॉस ऑफ प्रॉफिट लेना है तो आप अपना प्रॉफिट बताइए कि क्या है, तो प्रॉफिट ये है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, अगर 5 लाख का इंश्योरेंस करवा रहा है और उसका 5 लाख ही प्रॉफिट हो रहा है फिर से, और बाई चांस फायर ऑकर हो जाता है, तो उसे इंश्योरेंस कंपनी से 5 लाख ही मिल जाएगा। 5 लाख का इंश्योरेंस करवाया, 5 लाख का ही प्रॉफिट लॉस हुआ तो 5 लाख मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जिस साल फायर ऑकर होगा, क्या उस साल हम लोग बाकी बिजनेस को एज यूजुअल तो नहीं चला सकेंगे जैसे चला रहे, ठीक है। तो हम लोग रेंट, सैलरी, ये सब खर्चा जो पे कर रहे थे, तो वो तो प्रॉफिट से पे कर रहे थे, जीपी से पे कर रहे थे। लेकिन अगर बिजनेस से इंटरप्टेड हो जाएगा, तो हो सकता है ये सेल इतना ना हो, ठीक है। अगर ये सेल इतना ना हो तो जीपी इतना ना हो। और जीपी अगर इतना नहीं होगा तो हम लोग ये रेंट, सैलरी, इस तरह का खर्चा एग्जैक्टली कैसे पे कर सकते हैं। हो सकता है कि ऐसा हालत है पे ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो सिर्फ 5 लाख से कैसे चलेगा, क्योंकि कुछ फिक्स्ड खर्चे जो है वो तो पे करने ही पड़ते हैं, फिक्स्ड खर्चे, ठीक है। जैसे किसी स्टाफ को रखा हुआ है तो उनको सैलरी, रेंट, ये फिक्स्ड खर्चे जो है वो तो हमें पे करने ही पड़ेंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी और एक ऑप्शन देता है कि सिर्फ प्रॉफिट पे मत करवाइए, क्योंकि आपका जब बिजनेस में ऐसा कोई इंसिडेंट, मिसहैप हो जाएगा तो आपको ये सब खर्चा देने में भी प्रॉब्लम होगा, तो आप इसको भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं, ऐसा ऑप्शन हमारे पास है। तो वो बोलेगा ठीक है, तो हम इसको भी इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, तो इसको बोलेंगे इंश्योर्ड, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि इंश्योरेंस अगर करवाया जाएगा, मान लो इसने 2 लाख का इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस करवा लिया, मतलब स्टैंडिंग चार्जेस का 2 लाख का इंश्योरेंस करवा लिया रेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो अगर फायर ऑकर हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी रेंट का 2 लाख देते जाएगी, प्रॉफिट लॉस का अमाउंट तो देगी ही देगी, उसके साथ रेंट का 2 लाख भी वो पे करेगी, ठीक है। या फिर अगर सैलरी भी करवा लिया है तो वो भी, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 लाख दिखाया। तो ऐसे करके ये अपना क्या है, अपना इंश्योरेंस का अमाउंट बता सकते हैं कि वो कितना इंश्योर्ड होना चाहते हैं। तो वो कितना इंश्योर्ड होना चाहते हैं, 5 लाख टूवर्ड्स प्रॉफिट और 2 लाख टूवर्ड्स इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है, अगेंस्ट कितने सेल के, 20 लाख सेल के, ठीक है, इंटू 100। तो जीपी रेशियो इस तरह से निकल जाएगा। तो फिर इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि इनका जीपी रेशियो जो है वो इतना है, ठीक है। इसीलिए ऐसे किया जाता है। तो ये हो गया 7 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख। 20 लाख का सेल होगा तो उसमें उसी के रिगार्डिंग तो हमें प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा कि सेल करके प्रॉफिट या लॉस क्या, उसमें 7 लाख का इंश्योरेंस करवा रखा है, इंश्योर्ड करवा रखा है अपने आप को, इंटू 100। तो ये पता चल जाएगा कि कितना परसेंट हो रहा है जीपी रेशियो, इसीलिए ऐसे किया जाता है। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग चाहे तो प्रॉफिट के साथ साथ ये फिक्स्ड खर्चे, क्योंकि बिजनेस इंटरप्ट होगा तो फिक्स्ड खर्चे देना भी मुश्किल हो जाएगा, तो हम लोग खुद को इंश्योर करवा सकते हैं। हाँ, लेकिन एक पॉइंट है कि जितना हम लोग अपना खर्च इंश्योरेंस का ये बढ़ाएंगे, प्रॉफिट, उसके साथ इंश्योर्ड स्टैंडिंग, रेंट करवा रहे, सैलरी करवा रहे, कुछ और इंटरेस्ट वगैरह, फाइनेंस चार्जेस, कुछ फिक्स सेलिंग एक्सपेंस जो मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में, ये सब भी करवा रहे, तो मेरा जो प्रीमियम का अमाउंट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। जितना बड़ा पॉलिसी होगा उतना ही प्रीमियम का अमाउंट बढ़ जाएगा, लेकिन उतना ज्यादा हमें कवरेज मिलेगा, ठीक है, लॉस हमारा उतना कम होने का चांसेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये फॉर्मूला इस तरह से बना हुआ है कि जीपी रेशियो इक्वल टू नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर, मतलब प्रॉफिट तो इंश्योर्ड करवाया ही है, स्टैंडिंग चार्जेस, लेकिन ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि ये करवाना पड़ेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। तो ये इस तरह से होगा। अच्छा, तो ये जीपी रेशियो का मतलब मैंने समझा दिया। ये देखो, अब एडिशनल एक्सपेंस क्लेम, इसका भी थोड़ा कंसेप्ट देख लो कि एडिशनल एक्सपेंस एक्सपेंस क्लेम क्या होता है। अगर एडिशनल एक्सपेंस नहीं करेगी कंपनी, ठीक है, जहां पर फायर ऑकर हुआ है, तो इससे इंश्योरेंस कंपनी का भी लॉस है। कैसे, एडिशनल एक्सपेंस करने से क्या होता है, इंटरप्शन पीरियड में भी हम लोग सेल कर सकते हैं, सेल करना पॉसिबल होता है ड्यूरिंग द इंटरप्शन पीरियड। जैसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एडिशनल खर्चा हम लोगों ने क्या क्या करवाया, सपोज इतना खराब हालत है जहां पर हमारा बिजनेस प्रीमाइसेस था, तो हम लोगों ने किसी और जगह पे रेंट पे बिजनेस को करना स्टार्ट कर दिया किसी भी तरीके से, ठीक है, कहीं और गोडाउन रेंट पे ले लिया, ठीक है। या फिर हो सकता है एडिशनल एक्सपेंसेस में कुछ और भी हो सकता है, जैसे चोरी ना हो जाए इसीलिए आग लगने के बाद जो भी सामान हम लोगों ने बाहर रख दिया था उसके लिए एक सिक्योरिटी गार्ड को रख दिया ताकि चोरी ना हो जाए, ठीक है। तो ये इस तरह का हम लोग अलग अलग एडिशनल एक्सपेंस कर सकते हैं ताकि बिजनेस टोटली बंद ना होके चलता जाए। इसमें इंश्योरेंस कंपनी का क्या
प्रॉफिट है। इंश्योरेंस कंपनी का बेनिफिट ये होगा, ये देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड सेल, जैसे हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो स्टैंडर्ड सेल सपोज है 5 लाख था, ठीक है। ट्रेंड मान लो 10% अपवर्ड ही था, ठीक है, तो 50,000 और भी ज्यादा होगा, तो सेल होने वाला था 5,50,000, ठीक है। और इन्होंने कोई भी एफर्ट नहीं किया, आग लगने के बाद कोई भी एफर्ट नहीं दिया कि कुछ तो सेल कर पाए। एक्चुअल सेल्स कौन सा था? आग लगने के बाद के पीरियड का सेल। अगर जो बिजनेसमैन है वो कोई भी एफर्ट नहीं डालता है अपने तरफ से, कोई एडिशनल एक्सपेंस नहीं करता है एक्चुअल सेल्स कुछ करवाने के लिए, तो हो सकता है वो बिजनेस बंद करके बैठा हो। अगर बंद करके बैठेगा तो शॉर्ट सेल का अमाउंट जो है बढ़ जाएगा। एटलीस्ट यहाँ पर कुछ भी सेल करेगा, अगर यहाँ पर 1 लाख का भी सेल करेगा ना, तो ये शॉर्ट सेल कम हो जाएगा। और शॉर्ट सेल जितना कम होगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट उतना कम होगा। इससे इंश्योरेंस कंपनी को बेनिफिट है। देखो लॉस ऑफ क्योंकि लॉस ऑफ प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं, ये देखो लॉस ऑफ प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं इस तरह से, शॉर्ट सेल इंटू जीपी रेशियो। तो शॉर्ट सेल अगर 5 लाख होगा तो जीपी रेशियो 20% होगा, तो ये 1 लाख हो जाएगा। शॉर्ट सेल अगर 6 लाख है, जीपी रेशियो 20% है, तो ये 1,20,000 हो जाएगा। तो लॉस उतना बढ़ेगा, लॉस जितना बढ़ेगा क्लेम उतना ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, प्रोपोर्शनेटली भी ज्यादा दिखेगा। तो इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी भी चाहती है कि बिजनेसमैन अपना बिजनेस बंद ना करे, ठीक है, वो कुछ एफर्ट डाले ताकि बिजनेस चलता जाए। इससे क्या होगा, इनको भी बेनिफिट होगा। तो फिर ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो बोलेगी मैंने तो कैसे भी मुश्किल से 1 लाख का सेल करवाया, एक्चुअल सेल्स जो मैंने एग्जांपल लिया था, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ खर्चे करने पड़े, ठीक है। मैंने अलग जगह पे रेंट ले लिया, मैंने 2 अलग डिलीवरी बॉय रख दिए जो कि डिलीवरी कर रहे हैं, पहले हम लोग डिलीवरी नहीं करते थे, हो सकता है ऐसा कुछ एग्जाम मतलब एक्सपेंसेस किया है उन्होंने। तो ये इसीलिए एडिशनल एक्सपेंस का भी क्लेम मांगेंगे कि देखो मैंने तुम्हारा भी बेनिफिट करवाया, मेरा एक्चुअल सेल्स तो हुआ ही हुआ लेकिन तुम्हारा भी बेनिफिट हुआ। इंश्योरेंस कंपनी को बोलेगी कि अगर हम ये सेल नहीं करते तो शॉर्ट सेल जो है वो ज्यादा होता, और अगर शॉर्ट सेल ज्यादा होगा तो लॉस ऑफ प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो इसीलिए बोलेगी इसका कुछ क्लेम मुझे दे दो, ठीक है, तो क्लेम मिल जाएगा। लेकिन क्लेम में भी क्या मिलना चाहिए, क्लेम जो मिलेगा उसमें भी प्रोपोर्शनेटली ही मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये तो इंश्योर्ड नहीं होता है, तो प्रोपोर्शनेटली क्लेम मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी हम 3 डेटा लेंगे, 3 डेटा में जो सबसे लोअर होगा उसको हम मान लेंगे कि वही एडिशनल के एक्सपेंस सही होगा पे करने के लिए, ठीक है। एक तो इंश्योरेंस कंपनी चेक करेगी कि सच में कितना एडिशनल एक्सपेंस इन्होंने किया है। उसके बाद ये जो लेंदी फॉर्मूला देख रहे हो ये वाला, उसके बाद ये रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड इनटू जीपी रेशियो। तो ये देखो ये तो नॉर्मल जो एक्सपेंस होगा वो बताना है, ये क्या है इसका हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये एक एक्चुअली प्रोपोर्शन ही है, तो इसको देखो कैसे, इसे थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन करने से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली कैसे बना है फॉर्मूला। तो ये देखो एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस इनटू AAT एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इनटू जीपी रेशियो, ये है फॉर्मूला, ठीक है। डिवाइडेड बाई है, या फिर पूरे से डिवाइड भी कर दोगे, एक ही बात है, AAT इंटू जीपी रेशियो प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है। इसको हम लोग देखो कैसे लिखेंगे, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस, ठीक है। एएटी मतलब होता है एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, मतलब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके एक बार लिख देते हैं टर्नओवर, ठीक है। टर्नओवर इनटू जीपी रेशियो समझने के लिए कि ये पॉइंट क्या बता रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर एएटी मतलब फिर से वही लिख देते हैं सिंप्लीफाई के लिए, टर्नओवर इनटू जीपी रेशियो, टर्नओवर इनटू जीपी रेशियो, ठीक है। फिर अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अब यहाँ पर एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस, ठीक है, टर्नओवर इनटू टीओ लिख दिया मैंने। जीपी रेशियो क्या होता है, अभी अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। जीपी रेशियो का मतलब क्या होता है, कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो फॉर्मूला याद हो जाएगा। हम लोग अपने प्रॉफिट को इंश्योर्ड करवा सकते हैं, कुछ स्टैंडिंग चार्जेस को इंश्योर्ड करवा सकते हैं जिसको बोलते हैं इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, और सेल के अगेंस्ट में हो जाएगा सेल्स इंटू 100। अभी हम 100 नहीं दे रहे, वैसे भी ऊपर और नीचे 100 100 कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी जीपी रेशियो को हम सब्सटीट्यूट, ठीक है, चलो 100 लिख ही देते हैं। अच्छा यहाँ पर फिर से वही टर्नओवर इनटू जीपी रेशियो को लिखेंगे नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 प्लस प्लस
अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, मतलब ऐसा स्टैंडिंग चार्जेस जो हम लोगों ने इंश्योर्ड नहीं करवाया, जैसे कि यहाँ पर मैंने सेल्स को इंश्योर्ड नहीं करवाया, ठीक है, सिर्फ 2 लाख का इंश्योरेंस करवाया, दैट इज रेंट का, तो उसे बोलेंगे अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अब देखो, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस, यहां पर कुछ कैंसिल हो जाएगा, बता सकते हो क्या कैंसिल हो जाएगा? जो सेल होता है वही तो टर्नओवर होता है ना, जो टर्नओवर होता है वही सेल होता है, टर्नओवर मतलब ही सेल, तो ये और ये हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस इनटू 100 डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस इनटू 100, ठीक है, प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है, प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अच्छा, अब ये 100 दोनों जगह से हटा देते हैं, तो क्या बचेगा? एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस इनटू, गुड मॉर्निंग ऋषभ, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अगर हम लोग 100 एक बार अवॉइड कर देते हैं तो ऐसे होगा। तो ये देखो, ये क्या हो गया? एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस, ठीक है। क्या ये वाला हम लोगों को एक रेशियो नहीं लग रहा है, समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग? ये देखो, यहाँ पर भी है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, यहाँ पर भी है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस को एक्स मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो नीचे क्या हो जाएगा? एक्स, और इसको मान लेते हैं वाई, मतलब ये टोटल और उसका एक पोर्शन एक्स, ठीक है। इसको अगर हम लोग लैंग्वेज में लिखना चाहे तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, जस्ट ये वाले पोर्शन का बात करें, इसको हम लोग बोलेंगे कि इतना हम लोग इंश्योरेंस करवा सकते थे अपने नेट प्रॉफिट का, अपने इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का और अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का। बोलो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, कि हम लोग क्या क्या इंश्योर्ड करवा सकते थे? लॉस ऑफ प्रॉफिट के अगेंस्ट में अपना प्रॉफिट, दैट इज नेट प्रॉफिट, अपना इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस यानी कि इस तरह का कोई खर्चा, और जो खर्चा का हम लोगों ने इंश्योरेंस नहीं करवाया, जैसे रेंट का मैंने करवा दिया, ये है इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, लेकिन अगर सैलरी का नहीं करवाया, इसको हम लोग बोलेंगे अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। बट इंश्योरेंस कंपनी हमें मौका दे रही थी पूरे इस चीज का इंश्योरेंस करवाने का, लेकिन वो पॉइंट अलग है कि हमारा इससे इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाएगा, लेकिन हमारे पास स्कोप क्या है? देखो, हम लोग इतना सारा चीजों को इंश्योरेंस करवा सकते थे, ठीक है, इतना, ये जो है टोटल, इसको क्या लिखे, मतलब इसको हम ऐसे लिख देते हैं, इतना इंश्योरेंस करवा सकते थे, इतना इंश्योर्ड करवा सकेंगे, ठीक है, करवा सकते थे, इतना इंश्योरेंस करवा सकते थे, लेकिन करवाया कितना? इतना, ठीक है, बट इतना करवाया, इतना करवाया, ठीक है, इतना करवाया, ठीक है। तो इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि आपको तो इतना इंश्योरेंस करवाना चाहिए था, बट आपने करवाया जस्ट इतना, आपको टोटल एक्स प्लस वाई इतना अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस करवाना चाहिए था, बट आपने सिर्फ एक्स इंश्योरेंस करवाया है, एक इतना सा अमाउंट इंश्योरेंस करवाया है, ठीक है। तो आपको इस बेसिस पे ही हम लोग एडिशनल, आपने जो एक्सपेंस किया है, जिससे कंपनी का भी बेनिफिट है, इंश्योरेंस कंपनी का भी बेनिफिट है, जहां पर फायर ऑकर हुआ उनको भी बेनिफिट है, और जहां पर इंश्योरेंस कंपनी का भी बेनिफिट है, क्योंकि उनका शॉर्ट सेल जो है वो कम होगा, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी हम देंगे, इसका बेनिफिट भी हम आपको देंगे, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस, लेकिन पूरा नहीं, उतना देंगे जितना आपने इंश्योर्ड करवा रखा है अपने आप को, उसके प्रोपोर्शन रिगार्डिंग। तो ये देखो, उसी रेशियो में यहाँ पर क्लेम मिलेगा, तो ये एक्चुअली ये पॉइंट हो जाएगा, लेकिन हमें एग्जाम में यही लिखना पड़ेगा, ये पूरा फॉर्मूला ही लिखना पड़ेगा, बट ये फॉर्मूला बस ये ऐसे अगर शॉर्टकट कर देते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो डिटेल्स रहेगा क्वेश्चन का, उसके हिसाब से हमें ये सारा पॉइंट को लिखना पड़ेगा, ये सब डिटेल्स रहेगा। तो इस पॉइंट का मतलब ये हो गया, और ये जो पॉइंट था उसके बाद रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड, मतलब कितना एडिशनल एक्सपेंस करके कितना सेल को रिड्यूस्ड होने से बचा लिया, उस पे प्रॉफिट
चेक किया जाएगा, ठीक है, कितना प्रॉफिट लॉस होने से बचा लिया इनटू जीपी रेशियो करने से। तो एडिशनल सेल्स ड्यू टू एक्सपेंस हमें मिल जाएगा। और क्लेम कौन सा लेंगे, ये तीनों में से जो सबसे लोअर होगा वही लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर एडिशनल सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस कांट बी आइडेंटिफाइड, मतलब ये अगर हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे क्वेश्चन में अलग से, ठीक है, तो हम लोग कौन सा सेल मानेंगे, जो एक्चुअल सेल्स है उसे ही एडिशनल सेल्स मान लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब या ये वाला देखो, अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि टोटल लॉस क्या हो गया। तो प्रॉफिट लॉस जितना हुआ, कितना होगा, जितना सेल नहीं कर पाए उस पे जितना प्रॉफिट कमा सकते थे, ठीक है। और एडिशनल एक्सपेंस का भी क्लेम लेंगे इंश्योरेंस कंपनी से, क्योंकि इसका बेनिफिट उनको भी मिल रहा है, तो ये क्लेम भी ले लेंगे। तो ये भी मेरा खर्चा है, ये भी मुझे मिलना चाहिए, इतना मेरा लॉस हुआ है, इतना पैसा मैंने इनकट किया। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि स्टैंडिंग चार्जेस जो आपने इंश्योर्ड करवाया था उसके वजह से आपका बचत हो गया। आपने अगर रेंट का इंश्योरेंस करवा रखा था तो रेंट तो नहीं पे करना पड़ा, तो वो माइनस कर दीजिए, वो आपका लॉस में नहीं आएगा, ठीक है। तो वो माइनस कर देगा, तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल लॉस। फिर क्लेम, क्लेम का जो फॉर्मूला है उससे हम लोग क्लेम को कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, और यहाँ पर लास्ट क्लास में मैंने एक पॉइंट लिखवाया था, लेकिन उसका मैंने यहाँ पर 6 मंथ्स दिखा दिया था। हम एक पॉइंट डिस्कस कर देते हैं एक बार फिर से। ये देखो, इंडिमिनिटी पीरियड का मतलब क्या होता है। इंडिमिनिटी पीरियड का मतलब है हम लोग कितने दिन का अपने आप को इंश्योर्ड करवाना चाहते हैं, कितने टाइम पीरियड का। जैसे अगर कोई लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए इंश्योरेंस करवाना चाहता है तो इंश्योरेंस कंपनी पूछती है कि आपके बिजनेस में अगर सच में फायर ऑकर होता है तो आपको कितना टाइम लगेगा अपने आप को फिर से सही करने में, ठीक है। तो वो अपने आप को एक एजम्पशन से बताना पड़ता है, जैसे कि कोई बोलेगा 3 मंथ्स, कोई बोलेगा 5 मंथ्स, कोई बोलेगा 6 मंथ्स, ठीक है। तो इंडेमनिटी पीरियड मतलब खुद को इंडेमनीफाई करके बताना पड़ेगा कि मेरा जो बिजनेस है वहां अगर फायर ऑकर हो जाता है तो मुझे कितना टाइम लगेगा फिर से पहले जैसे बिजनेस को सही करने में। तो दैट उतने पीरियड का इंश्योरेंस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंडेमनिटी पीरियड, जो कि अभी 6 मंथ्स नहीं, अभी ये लॉ ही है, ठीक है, ये लॉ के हिसाब से है। लेकिन वो पहले 6 मंथ्स था, तो मैंने लास्ट दिन 6 मंथ्स करवा दिया था, लिखा था यहाँ 12 मंथ्स ही, नया रूल्स के हिसाब से 12 मंथ्स होगा। हम एक बार बता देते हैं पढ़ के। द पीरियड बिगिनिंग द ऑकरेंस ऑफ द डैमेज एंड एंडिंग नॉट लेटर देन 12 मंथ्स। तो कोई अपने आप को कितने टाइम पीरियड के लिए इंश्योर्ड करवा सकता है, 12 महीने से ज्यादा नहीं। पहले ये 6 मंथ्स था, ठीक है, 12 महीने से ज्यादा नहीं। मतलब इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी हम मैक्सिमम 12 महीने तक का आपका दे देंगे, ठीक है, क्योंकि आपने 12 महीने तक खुद को इंडेमनीफाई करवाया, उससे ज्यादा हम नहीं दे सकते, ठीक है। उससे कम हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, और डिसलोकेशन पीरियड मतलब एक्चुअली जितना टाइम लगता है अपने आप को सही करने में। तो ये पहला एग्जाम्पल जो था उसमें डिसलोकेशन पीरियड था 7 मंथ्स का, ठीक है। और लॉस ऑफ प्रॉफिट हमें यहाँ पर इंडिमिनिटी पीरियड 6 मंथ्स नहीं, इंडिमिनिटी पीरियड वो क्वेश्चन में एक्चुअली बताना चाहिए कि इंश्योरेंस जो करवाया है उसने कितने टाइम के लिए खुद को इंडेमनीफाई करवा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बताया था, ए फायर ऑकर्ड, बिजनेस वाज डिसलोकेटेड, सेल्स इन लास्ट ईयर was 10 lakh, जीपी रेशियो 30%, कैलकुलेट लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो डिसलोकेशन पीरियड और ये यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो ये मैंने 6 मंथ्स के हिसाब से करवा दिया, इसको तुम लोग मैक्सिमम 12 मंथ्स के हिसाब से कर सकते हो। तो इंश्योरेंस कंपनी जो है इंडेमनिटी पीरियड कितना लगाएगी, वो बोलेगी 12 मंथ्स, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा रेक्टिफाई कर देते हैं, नए रूल्स के हिसाब से ये 12 मंथ्स हो सकता है मैक्सिमम। लेकिन एक बात सोचो, अगर किसी बिजनेस को फिर से सही होने में 7 मंथ्स लगा लेकिन उसके पास मौका था कि वो 12 मंथ्स इंश्योरेंस कंपनी से ले सकती थी, तो इंश्योरेंस कंपनी उसे कितने दिन तक भरपाई करेगी। अगर वो 7 महीने में सही हो जाता है तो 7 महीने के लिए ही भरपाई करेगी, ना कि 12 महीने के लिए, ठीक है, ना कि 12 मंथ्स के लिए। तो यहाँ पर शॉर्ट सेल जो है ना ये 7 मंथ्स के हिसाब से हो जाएगा। तो ये 70 लाख हो जाएगा नए रूल्स के हिसाब से, यहाँ 70 लाख और 30%, ये 21 हो जाएगा। तो मेरा पॉइंट समझ में आया कि नहीं। देखो, फायर ऑकर हुआ है 1/6/2013 को, ठीक है, और बिजनेस डिसलोकेटेड था, मतलब एक्चुअली 7 मंथ्स तक जो है बिजनेस मतलब सही हालत में नहीं था। 7 मंथ्स के बाद बिजनेस एज यूजुअल हुआ है, ठीक है। सेल्स लास्ट ईयर एवरी मंथ 10 लाख का हुआ है, जीपी रेशियो 30% है, और कैलकुलेट करने बोला था लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो इंडिमिनिटी पीरियड क्योंकि अभी मैक्सिमम 12 मंथ्स होता है, ये देखो मैंने यहाँ पर
लिखवा भी रखा था। ये देखो, द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस शैल बी अफेक्टेड इन कंसिक्वेंस ऑफ द डैमेज, दस इट इज अ पीरियड ऑफ ड्यूरिंग विच बिजनेस इज डिस्टर्ब एंड इज नॉट ग्रेटर देन 12 मंथ्स। इंश्योरेंस कंपनी आजकल मैक्सिमम 12 मंथ्स का इंडिमिनिटी पीरियड ले रही है, ठीक है। लेकिन अगर कोई 7 मंथ्स में अपने आप को रिकवर कर लेगा तो उसे 7 मंथ्स का ही जो है क्लेम मिलेगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर भी ऐसा कुछ क्वेश्चन था शायद। ट्रेन 10% अपवर्ड, जीपी रेशियो 25%, कैलकुलेट लॉस ऑफ प्रॉफिट। पीरियड ऑफ डिसलोकेशन 5 मंथ्स है तो मैक्सिमम 5 मंथ्स का ही क्लेम मिलेगा। यहाँ पर क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा क्योंकि मैंने तो इंडिमिनिटी पीरियड 6 मंथ्स लिया था ना, तो ये ठीक है। ये देखो, ये 5 मंथ्स, वैसे भी यहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चन था तो यहाँ पर वो पूछा भी नहीं था। अच्छा, पीरियड ऑफ, ये देखो, पीरियड ऑफ डिसलोकेशन अगर 4 मंथ्स है तो 4 मंथ्स का ही क्लेम मिलेगा, जो मिनिमम होता है वही मिलेगा, ठीक है। तो डिसलोकेशन पीरियड अगर 4 मंथ्स है तो 12 मंथ्स का क्यों मिलेगा, 4 मंथ्स का ही मिलेगा। वैसे बताना चाहिए कि इंडिमनिटी पीरियड क्या है, ठीक है। इंडिमनिटी पीरियड नॉट ग्रेटर देन 12 मंथ्स, तो उससे कम भी हो सकता है। कोई अगर बोलेगा कि हम अपने आप को 7 महीने के लिए इंश्योर्ड करवाना चाहते हैं तो इंडिमनिटी पीरियड 7 मंथ्स हो जाएगा। ये पॉलिसी लेने के टाइम पे ही जो पॉलिसी टेकर है उनको डिफाइन करके बताना पड़ेगा कि उनका बिजनेस में अगर फायर ऑकर होता है तो उनके लिए इंडिमनिटी पीरियड क्या होगा। अगर किसी ने बोल दिया मेरा इंडिमनिटी पीरियड 10 मंथ्स होगा और उनको टाइम लग गया 6 मंथ्स, सपोज 8 मंथ्स में ही उन्होंने रिकवरी कर लिया तो इंश्योरेंस कंपनी 8 मंथ्स का ही क्लेम देगी। या फिर अगर उनको टाइम लग गया 13 मंथ्स तो इंश्योरेंस कंपनी कितने टाइम का क्लेम देगी, 12 मंथ्स का देगी। मेरा पॉइंट समझ में आया। जब कोई इंश्योरेंस करवाने जाएगा तो उसको अपना इंडिमनिटी पीरियड खुद बताना पड़ेगा। सपोज किसी ने अपना इंडिमनिटी पीरियड बता रखा है कि इंडिमनिटी पीरियड ये बता रखा है 10 मंथ्स, ठीक है, और उसको एक्चुअली 8 मंथ्स लगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डिसलोकेशन पीरियड, ठीक है, डिसलोकेशन पीरियड। तो इंश्योरेंस कंपनी 8 मंथ्स का क्लेम देगी। और अगर उसे 12 यहाँ पर लग गया 13 मंथ्स, अगर उसे 13 मंथ्स लग गया रिकवर करने पे तो इंश्योरेंस कंपनी उसे कितने का देगी, तो उसे 10 मंथ्स का ही देगी क्योंकि उसने इंडिमनिटी जो है 10 मंथ्स का कर रखा था। तो इंडिमनिटी पीरियड जो हम लोग खुद से डिफाइन करते हैं वो 12 महीने से ज्यादा का नहीं कर सकते, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी हम लोग 12 महीने तक सपोर्ट देंगे, लेकिन आप अपने बिजनेस का बताइए। और इंश्योरेंस कंपनी भी, उनको भी पता होता है कि कौन से बिजनेस में कितना टाइम लग सकता है, कैसा बिजनेस है, कितना सेल है, ठीक है। तो ये इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जो है वो 12 मंथ से ज्यादा वो नहीं दे सकती है, वो ये इंश्योरेंस कंपनी का रूल्स होता है, ठीक है। तो ये 12 मंथ्स के अंदर हमें अपना इंडिमनिटी पीरियड जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा। अब इंडिमनिटी पीरियड और डिसलोकेशन में जो लोअर होगा इंश्योरेंस कंपनी उसी लोअर टाइम पीरियड का हमें क्लेम दे देगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मान लो कि 10 मंथ्स का अगर हम इंडिमनिटी पीरियड करवाया था, 8 मंथ्स में रिकवर हो गया तो 8 मंथ्स का ही क्लेम मिलेगा, ठीक है। और 10 मंथ्स का इंडिमनिटी करवाया था, लग गया 13 मंथ्स, तो इंश्योरेंस कंपनी लेकिन 10 मंथ्स का ही देगी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने खुद को 10 मंथ्स बोला था तब, लेकिन 12 मंथ्स का नहीं दे सकते। लेकिन मैक्सिमम 12 मंथ्स का हम लोग खुद को इंडेमनिफाई करवा सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास, ठीक है। तो इसका ये कंसेप्ट था, तो इसलिए ये 6 मंथ्स वाला भी नहीं है, ये 12 मंथ्स हो चुका है। अच्छा, तो एक्सप्लेन जो भी करना था फॉर्मूला वगैरह ये तुम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, देखो। इलास्ट्रेशन 9 से, ठीक है, इलास्ट्रेशन 9। A fire occurred on 1st Feb 2002 in the premises of Pioneer Limited, a retail store, and business was partially disorganized up to 30th June 2002. तो 1st फेब से लेके 30th जून तक डिसऑर्गेनाइज्ड था, तो ये डिसलोकेशन पीरियड हो गया। बताओ डिसलोकेशन पीरियड कितना हुआ, टाइम बताओ, डिसलोकेशन पीरियड कितना हुआ? 5 months. 5 मंथ्स। अच्छा, डिसलोकेशन पीरियड हो गया 5 मंथ्स। अच्छा, द कंपनी वाज इंश्योर्ड अंडर ए लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑफ 1,25,000 विद अ 6 मंथ्स पीरियड ऑफ इंडेमनिटी। ये देखो, ये खुद वो बताते हैं कि कितने टाइम पीरियड का उन्होंने इंडेमनीफाई कर रखा है। तो बोलो इंश्योरेंस कंपनी कितने पीरियड का, कितने पीरियड तक क्लेम देगी, 5 मंथ्स या 6 मंथ्स? 5 मंथ्स, जो लोअर होगा, 5 months. जो लोअर होगा। तो इंडेमनिटी पीरियड ना क्वेश्चन में बता देगा, ठीक है। वैसे रूल्स जो है वो मैंने बता दिया, मैक्सिमम 12 मंथ्स का कोई ले सकता है, 6 से ज्यादा हुआ है अभी 6 मंथ्स वाला
बढ़ गया है। अच्छा, from the following information compute the amount of claim under the loss of profit policy assuming entire sales during इंटरप्टेड पीरियड वाज ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस। बोल रहे हैं कि जितना भी सेल हुआ है इंटरप्टेड पीरियड में, मतलब वो 5 मंथ्स में जो भी सेल इन्होंने किया है वो इसी वजह से हुआ है क्योंकि उन्होंने कुछ एडिशनल एक्सपेंस किया। अगर ये एडिशनल एक्सपेंस नहीं होता तो ये सेल भी नहीं होता और इससे लॉस दोनों का होता, जिन्होंने इंश्योरेंस करवाया उनका भी यानी पायोनियर लिमिटेड का भी और इंश्योरेंस कंपनी का भी लॉस होता। एक्चुअल टर्नओवर फ्रॉम 1 फेब टू 30 जून बोल रखा है, टर्नओवर फ्रॉम 1 फेब टू 30 जून 2001, मतलब प्रीवियस ईयर का और सेम पीरियड में इस साल का। टर्नओवर फ्रॉम 1 फेब 2001 टू 31 जैन, ये बोल रखा है ये ड्रॉ करने से समझ में आएगा, ये एक्चुअली एनुअल टर्नओवर है, एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर। ठीक है, ये लिखने से ड्रॉ करने से समझ में आ जाएगा ये टाइम पीरियड कौन सा बता रहा है। ठीक है, हम लोग एक एक पॉइंट जो है लिख लेते हैं। इनका ईयर एंड कब होता है जस्ट वो देख लेते हैं एक बार। ईयर एंड होता है, नहीं है क्लियरली, लास्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं दिया है, हम लोग ऐसे ही कर लेंगे। इलस्ट्रेशन 9। अच्छा, तो फायर ऑकर हुआ है, फायर ऑकर हुआ है 30 जून को। 30 जून 30 जून 2002। ठीक है, 30 जून 2002 को फायर ऑकर हुआ है। द कंपनी इंश्योर्ड अंडर ए लॉस ऑफ प्रॉफिट 1,25,000। तो पॉलिसी वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पर, पॉलिसी वैल्यू है 1,25,000। इंश्योर्ड करवा रखा है मतलब पॉलिसी वैल्यू ये है, जैसे अभी अभी मैंने ये समझाया, देखो इसका मतलब है इतने का इंश्योरेंस करवा रहे हैं, ये पॉलिसी वैल्यू कितना हो जाएगा 5 लाख और यहाँ पर 2 लाख। ठीक है, इतने का इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो ये पॉलिसी वैल्यू है 1,25,000। अच्छा, उसके बाद इन डिसलोकेशन था 6 मंथ्स के लिए, तो ये टाइम हो जाएगा यहां से लेके जून, जून से लेके कितना हो जाएगा फिर 5 मंथ्स, मतलब जून जुलाई, जून का एंड था ना, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, नवंबर कितना होता है 30 का होता है, 30 नवंबर 2002। अच्छा, एक बार रीड कर लेते हैं, सही पढ़ा मैंने। ओ 1 फेब को फायर ऑकर हुआ था, 30 जून तक डिसऑर्गेनाइज था, मैंने उल्टा लिखा ही गलत, सॉरी। ये देखो यहाँ पर 1 फेब तक, 1 फेब को फायर ऑकर हुआ था, 1 फेब 2002, और 30 जून 2002 तक, 30 जून 2002 तक ये डिसऑर्गेनाइज्ड था। अच्छा, ये 6 मंथ्स हो रहा है, ये 5 मंथ्स हो रहा है, 5 मंथ्स, फेब मार्च अप्रैल मई जून, हाँ 5 मंथ्स ही हो रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक्चुअल टर्नओवर फ्रॉम 1 फेब टू 30 जून 2002 वाला, मतलब ये वाला। ठीक है, 1 फेब से लेके 30 जून 2002 वाला, ये पीरियड जो है 80,000 का सेल है। ठीक है, ये टर्नओवर है 80,000। ये इस टर्नओवर को क्या बोला जाता है बोलो, मैंने लास्ट क्लास इसका बहुत सारा क्वेश्चन करवाया, इस टर्नओवर को कौन सा टर्नओवर बोलते हैं, इसको कैसा सेल बोलते हैं, इसका एक नाम है Actual sales. एक्चुअल सेल्स। ठीक है, एक्चुअल सेल्स। अच्छा, उसके बाद टर्नओवर फ्रॉम 1 फेब टू 30 जून और 2001 वाला पीरियड 2 लाख है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 फेब 2001 से लेके 30 जून 2001 तक का यहाँ का सेल बता रखा है, ये है 2 लाख। अब इस सेल का भी एक नाम होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, Standard sales. स्टैंडर्ड सेल। ठीक है, ये हो गया स्टैंडर्ड सेल। नेक्स्ट देखो 4,50,000 क्या बोला है, टर्नओवर फ्रॉम 1 फेब 2001 टू 31 जैन 2002 4,50,000। तो 1 फेब 2001, तो यहां से हम लोग लाइन ले लेते, देखो 1 फेब 2001 से लेके
यहां से लेके कहां तक बोला है देखो, 31 Jan 2002 तक। अच्छा, 31 Jan 2002 मतलब हम लोग यहाँ तक ऐड कर सकते हैं फर्स्ट, ये थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए। 31 Jan मतलब क्या Feb 2002 नहीं होगा? मतलब ड्रॉ करने के लिए दो दो डेट लिखने से तो मुश्किल हो जाएगा, तो ये डेट का मतलब ये डेट ही हो रहा है। देखो, Feb 2001 से लेके 31 Jan 2002 का मतलब ही तो होता है Feb 2002, तो ये सेम डेट ही हुआ। ठीक है, तो फिर भी मैंने यहाँ पर एक बार और दे के लिख दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इस पूरे टाइम पीरियड का सेल है 4,50,000। इसको कौन सा नाम दिया जाता है? इसको कौन सा नाम दिया जाता है? ये कौन सा सेल है? फायर ऑकर यहाँ पर हुआ था। फायर ऑकर होने के बाद से बैक में जब हम लोग 12 मंथ्स का सेल चेक करते हैं, उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? इसका नाम क्या होता है? एनुअल टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर। यहाँ पर एनुअल टर्नओवर ये भी इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से होता है, एनुअल टर्नओवर। ठीक है, और इसमें अगर ट्रेंड लगेगा, अगर क्वेश्चन में ट्रेंड होगा, ट्रेंड एडजस्ट हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। अच्छा, 4,50,000 तक हो गया। नेट प्रॉफिट फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर, जिसका हमें पता नहीं कि इनका फाइनेंशियल ईयर बेसिकली शुरू कब होता है, नहीं पता, तो हम लोग एक एजम्पशन ले लेते हैं कि यहाँ से फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है, पता नहीं कहाँ तक है, कि मतलब जैन टू दिसंबर, ये भी तो नहीं पता ही चल रहा है, जैन टू दिसंबर तो है नहीं, कुछ बोला नहीं है। ठीक है, तो लास्ट ईयर का बोल रहा है 70,000 नेट प्रॉफिट है, तो ये अगर लास्ट ईयर है तो नेट प्रॉफिट है 70,000 प्रीवियस ईयर का। और उसके साथ साथ बता रहा है इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर। जब उन्होंने इंश्योरेंस करवाया था तो कुछ स्टैंडिंग चार्जेस को भी इंश्योर्ड करवाया था 56,000 का। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 56,000 नेट प्रॉफिट के साथ साथ इसको भी इंश्योर्ड करवाया था। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कितने सारे फिक्स्ड खर्चे थे? 64,000, बट उन्होंने उसमें से सिर्फ और सिर्फ 56,000 का ही इंश्योरेंस करवाया। तो स्टैंडिंग चार्जेस, तो टोटल स्टैंडिंग चार्जेस हो गया 64,000, बट उसमें से 56,000 का इंश्योर्ड करवाया, तो कितना इंश्योर्ड नहीं करवाया उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ये बोल सकते हैं। तो अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना होगा? ये क्यों चाहिए? फॉर्मूला में चाहिए ना हमें अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, तो कितना होता है? 64,000 था टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, इतना फिक्स्ड खर्चा होता था, जिसमें से सिर्फ 8,000। 56, हाँ 56,000 को इंश्योर्ड करवाया, तो 8,000 का इंश्योरेंस नहीं लिया। ठीक है, तो इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा जिसका इंश्योरेंस नहीं करवा रखा है। टर्नओवर फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर 4,20,000, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर, तो यहाँ पर लिख देते हैं टर्नओवर है 4,20,000। अच्छा, द कंपनी इनकर्ड एडिशनल एक्सपेंस अमाउंटिंग टू 6,700, कंपनी ने एडिशनल एक्सपेंस किया, कब किया होगा? फायर ऑकर होने के बाद 6,700 का एडिशनल एक्सपेंस किया, और उसके वजह से क्या हुआ? विच रिड्यूस्ड द लॉस इन टर्नओवर, जो कि टर्नओवर का जो लॉस है उसको कम कर दिया। क्यों? क्योंकि सेल हो पाया, सेल अगर होगा तो शॉर्ट सेल कम होगा, एक्चुअल सेल ज्यादा होने से शॉर्ट सेल कम होगा, शॉर्ट सेल कम होगा तो लॉस भी कम होगा। There was also a savings during the indemnity period of 2450 in insured standing charges as a result of the fire। क्योंकि हम लोगों ने फिक्स्ड खर्चे इंश्योर्ड करवा रखे थे, तो उससे हमें बेनिफिट मिला, कितने का? 2,450 का। There was also a सेविंग्स हुआ ड्यूरिंग द इंडेमनिटी पीरियड। ठीक है, भरपाई जब चल रहा था, कितने का? 2,450 इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस एज ए रिजल्ट ऑफ द फायर। तो यहाँ पर बेनिफिट कितना मिला? यहाँ पर लिख देते हैं सेविंग्स, इसको हम लोग बोलेंगे सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 2,450। ठीक है, अच्छा अब बोल रहा है देयर हैड बीन ए कंसिडरेबल इंक्रीज इन ट्रेड सिंस द डेट ऑफ द लास्ट एनुअल अकाउंट एंड इट हैज बीन एग्रीड दैट एन एडजस्टमेंट ऑफ 15% बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ द अपवर्ड ट्रेंड इन टर्नओवर। तो इसका मतलब है कि पिछले साल से देख रहा है कि एक 15% का ट्रेंड चल रहा है अपवर्ड वाला। ठीक है, अपवर्ड का ट्रेंड चल रहा है 15%, बस इतना ही दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है?
लॉस जो है वो कैलकुलेट करके बताना है, कंप्लीट क्वेश्चन है, लॉस जो है वो कैलकुलेट करके बताना है। तो हम लोग एक एक स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप होगा स्टेप 1, यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ, ये अब याद रख लेना है हमें, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल, कितना सेल कम हुआ। अच्छा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेम पीरियड के सेल को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली जो सेल हुआ ये तो कम हो गया ना, फायर ऑकर होने के बाद का जो सिचुएशन हुआ, तो इससे कंपेयर करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर के सेम सेल का। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टैंडर्ड सेल। तो ये सब हम लोगों ने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रखा है। स्टैंडर्ड सेल 2 लाख है। अगर इसमें कोई ट्रेंड हमें दिखता है तो उसको एडजस्ट कर लेना चाहिए। तो ट्रेंड है 15% ग्रोथ में था बिजनेस, तो इस बार ये तो सेल होता ही, ये तो सेल होता, उसके साथ साथ और भी सेल हो सकता था, ठीक है। ये प्लस लिख दिया है तो और एरो दिखाने का जरूरत नहीं, चाहो तो दिखा सकते हो। 2 लाख पे 15%, 30,000। 30,000। तो 2,30,000 इतना सेल हो सकता था, बट कितना हुआ? 80,000। चेक कर लेते एक बार। हाँ, 80,000। तो शॉर्ट सेल कितना हुआ? 1.5 लाख। 1.5 लाख। शॉर्ट सेल हो गया 1.5 लाख। अब कंसेप्ट को समझो फिर से एक बार। देखो, अगर हम लोग ये सेल नहीं करते, ये 80,000 का सेल नहीं करते ना, तो शॉर्ट सेल कितना हो जाता? 2,30,000। मतलब हम लोग जाके इंश्योरेंस कंपनी को बोलते कि हमारा 2,30,000 का कम सेल हुआ है, आप इस पे प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए। जबकि सेल करने के वजह से उनको भी बेनिफिट मिला, वो 1,50,000 का प्रॉफिट लॉस ढूंढने वाले हैं, ना कि 2,30,000 का। 2,30,000 का ऑब्वियसली प्रॉफिट लॉस ज्यादा दिखेगा कि 2,30,000 का सेल कर सकते तो उस पर प्रॉफिट नहीं कमा पाए, उसका अमाउंट ऑब्वियसली ज्यादा होगा। 100 रुपए का सेल का प्रॉफिट निकालेंगे और 50 रुपए का, तो डिफरेंस तो होगा ही ना। तो इंश्योरेंस कंपनी को भी बेनिफिट मिला। लेकिन ये सेल ऐसे ही नहीं हुआ, इसके लिए हम लोगों ने खर्चा किया है। पायनियर लिमिटेड ने खर्चा किया है 6,700 का, तो वो इंश्योरेंस कंपनी को बोलेगी बेनिफिट आपको भी मिल रहा है, मेरे को भी मिल रहा है, तो ये 6,700 का क्लेम भी मुझे चाहिए। बट इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी देंगे, लेकिन इसका भी हम अपने हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। 3 पॉइंट लेंगे, 3 पॉइंट में जो लोअर होगा उसी का बेनिफिट मिलेगा, और वो लॉजिकल भी है, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 में होगा जीपी रेशियो। ये कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशियो। तो फॉर्मूला तो हम लोगों ने सीख ही लिया, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लिया क्यों ऐसा होता है, तो फॉर्मूला याद हो जाएगा। आप देखो, खुद ही याद हो जाएगा, बिना कॉपी देखे ही बता सकते हो तुम लोग। जीपी रेशियो तो 30%। इंश्योरेंस अमाउंट अमाउंट हाँ 30%। जीपी 30%। रेशियो हाँ 30 जीपी रेशियो हो जाएगा नेट प्रॉफिट फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर का हम लोग नेट प्रॉफिट ले लेंगे, उतना उतना इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं। और इंश्योरेंस कंपनी अगर ऑफर कर रही है कि स्टैंडिंग चार्जेस को भी इंश्योर्ड करवा लो, तो हम इसको शॉर्ट में ही लिख रहे हैं, ठीक है। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ISC लिख दिया मैंने। तुम लोग पूरा लिख लेना, एक ही तो क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो पूरा लिखना है। सेल्स इन प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट यहां पर दिखेगा, देखो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का नेट प्रॉफिट 70,000, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 56,000, तो 70 प्लस 56। सेल्स इन प्रीवियस ईयर, ये वाला शायद यही वाला है, टर्नओवर, हाँ 4,20,000। 30%, ठीक है। जीपी रेशियो कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? अब कैलकुलेट करना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल क्लेम, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल क्लेम, स्टेप 3। मैम AET कितना है? 517500। हाँ 517500। कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल क्लेम।
अब एडिशनल क्लेम भी चाहिए, ठीक है। तो एडिशनल क्लेम क्या क्या होगा, 3 पॉइंट बोला है इंश्योरेंस कंपनी ने। हम लोग पहले देखेंगे कि एक्चुअली कितना खर्चा हुआ है, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस, ये चेक करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में, बताओ कौन सा होगा। एक्चुअली कितना खर्चा किया है सेल को परफॉर्म, 6,700। 6,700। अच्छा, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है कि नहीं, पूरा नहीं देंगे, इसका प्रोपोर्शनेट देंगे। और जिसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला है इस तरह से, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस इनटू इनटू यहां पर क्या होगा, यहां पर हो जाएगा एएटी इंटू जीपी रेशियो, ठीक है। प्लस, नहीं यहाँ पर प्लस नहीं था, एएटी इंटू जीपी रेशियो नीचे हो जाएगा एएटी इंटू जीपी रेशियो, क्योंकि नीचे ज्यादा अमाउंट होता है ना, कितना इंश्योरेंस करवा सकते थे कितना सा करवाया, प्लस अन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, इतना हम लोग इंश्योरेंस करवा सकते थे, उसमें से इतना इंश्योरेंस करवाया। अब लिखने का कोशिश करेंगे वैल्यू, ये देखो एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस कितना है, 6,700। एएटी हमें नहीं पता, वो कैलकुलेट करेंगे। जीपी रेशियो पता है, जीपी रेशियो कितना है, 30%। एटी नहीं पता, कैलकुलेट करेंगे। जीपी रेशियो 30%। अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ये कैलकुलेट किया हुआ है, अभी किया था यहाँ पर 8,000, ठीक है। तो अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस हो जाएगा 8,000। लेकिन ये तभी कंप्लीट होगा अगर हमें एटी पता चल जाता है। और थर्ड पॉइंट लिख लेते, फिर एटी कैलकुलेट करेंगे। थर्ड है रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड इनटू जीपी रेशियो, ठीक है, इंटू जीपी रेशियो। तो रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड इंटू जीपी रेशियो, तो कितना सेल रिड्यूस्ड होने से बच गया, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखो मैंने यहाँ पर लिखवाया था कि रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये देखो। If additional sales due to additional expense can't be identified, then assume actual sales in dislocation period as additional sales. ये additional sales के बारे में बोला है। और ये reduction in sales ये वाला, if adjusted annual turnover can't be calculated, नहीं ये नहीं, कहाँ चला गया फिर, reduction in sales avoided, ये देखो additional sales due to expense, ये वाला पॉइंट, ठीक है। रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड का मतलब होता है कितना सेल रिड्यूस होने से हमें बचा लिया। तो देखो लॉजिकली देखो, कितना सेल रिड्यूस होने से बचा लिया, ये वाला 80,000। अगर हम लोग सेल नहीं, ये खर्चा नहीं करते 6,700 का, तो 80,000 का सेल नहीं होता। ये हमें क्वेश्चन में भी बताया था, देखो यहाँ पर बोला था कि द कंपनी इनकर्ड एडिशनल एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 6,700 विच रिड्यूस द लॉस इन टर्नओवर। अब लॉस, टर्नओवर का लॉस कैसे कम हो सकता है, अगर टर्नओवर सही हो तो। देयर वाज आल्सो ए सेविंग्स ड्यूरिंग द इंडिमनिटी पीरियड 2450। इसका मतलब 6,700 खर्चा करने के लिए ये 80,000 का खर्चा हुआ। यहाँ पर बोला था देखो, entire sales during interruption period was due to additional expense। तो additional expense के वजह से कितना सेल रिड्यूस होने से बच गया, तो ये क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ रहा है 80,000। और अगर अलग कोई इंफॉर्मेशन नहीं, वैसे तो यहाँ पर साफ साफ बता दिया 80,000 ही होगा, ठीक है। और इसके अलावा हमें कभी कभी क्वेश्चन में बता भी देता है अलग से, हम लोग को ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो देखेंगे। अदरवाइज हम लोग हमेशा एक्चुअल सेल्स को ही रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल सेल्स कितना हो गया, 80,000 जो रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। ये इतना सेल जो है हमारा रिडक्शन हो सकता था, मतलब ये सेल नहीं हो सकता अगर हम लोग 6,700 का खर्चा नहीं करते, तो ठीक है। तो सेल्स जो है रिड्यूस होने से बच गया कितना, 80,000 इंटू जीपी रेशियो जो कि है 30%। तो ये कैलकुलेशन हो जाएगा 80,000 का 30%, 24,000, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे एएटी। एएटी कैलकुलेट होने से ये वाला पोर्शन भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ, मैम बीच वाले का आंसर है 6,372 हाँ एटी वाले का। हाँ हाँ, एएटी कैलकुलेट करेंगे। एएटी कैसे कैलकुलेट होता है, अब यहाँ पर देखो एएटी कैसे कैलकुलेट होता है। ये कहाँ लिखा था मैंने, यहीं पर लिखा था शायद।
If adjusted annual turnover can't be calculated, then consider annual turnover in above formula. ठीक है, और ये क्या बोला है मैंने, if additional sales due to additional expense can't be identified. हाँ, ये पॉइंट तो मिला था, ये देखो, ये वाला पॉइंट इसी से रिलेटेड था. ये देखो, if additional sales due to additional expense can't be identified, जो कि इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कर पा रहे थे कि 6,700 का खर्चा करने की वजह से 80,000 का एडिशनल सेल्स हुआ है. अगर ये बात नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं, देन एज्यूम एक्चुअल सेल्स इन डिसलोकेशन पीरियड एज एडिशनल सेल्स. फिर से एक बार ये पॉइंट डिस्कस कर देते हैं, ये वाला. ये देखो, एडिशनल सेल्स करने के वजह से एडिशनल एक्सपेंस करने के वजह से एडिशनल सेल्स हुआ है. ये क्वेश्चन में अगर हमें दिया हुआ नहीं रहता है क्लियरली, तो हम लोग मान लेंगे कि जो एक्चुअल सेल्स हुआ है डिसलोकेशन पीरियड का, वही एडिशनल सेल्स है. बट ये जो क्वेश्चन था ना, यहाँ पर हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि एडिशनल एक्सपेंस करने की वजह से कितना एडिशनल सेल्स हुआ है, लेकिन वो एडिशनल सेल्स जो है वो पूरा का पूरा एक्चुअल सेल्स के साथ ही इक्विवेलेंट है. तो जब तक एक अलग क्वेश्चन नहीं आएगा, ये पॉइंट शायद उतना क्लियर ना हो, लेकिन इतना हम लोग समझ पा रहे हैं कि 6,700 का खर्चा करने की वजह से हमारा 80,000 का सेल्स जो है वो रिड्यूस होने से बच गया. अब एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होगा, देखो यहाँ पर मैंने जो ड्रॉ किया था वहां पर दिखाया था. एनुअल टर्नओवर मतलब ये होता है, अगर उसमें ट्रेंड एडजस्ट हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर. ठीक है, तो एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होगा, तो ये वाला स्लाइड था. ये देखो, यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहले 80 कितना है. 80 मतलब फायर जहां ऑकर हुआ है वहां से लेके बैक में 12 मंथ्स हमें जाना पड़ेगा, तो 80 मिल जाएगा एनुअल टर्नओवर, जो कि है 4,50,000. तो पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एनुअल टर्नओवर. और एनुअल टर्नओवर में अगर ट्रेंड एडजस्ट हो जाता है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में, अगर ट्रेंड है तो एडजस्ट होगा, और ट्रेंड अपवर्ड है तो अपवर्ड एडजस्ट होगा, डाउनवर्ड होता है तो माइनस में एडजस्ट होगा. तो ट्रेंड हमें देखना पड़ेगा, ट्रेंड कितना है. ट्रेंड तो 15% है. अब देखो यहाँ पर, तो ट्रेंड क्या हो जाएगा, अगर इस पे ट्रेंड लगता तो कितना हो जाएगा. इस पे भी कुछ पॉइंट है लेकिन अभी नहीं बोलेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा, अभी हम नॉर्मली बताते हैं. तो एनुअल टर्नओवर अगर 4,50,000 है, अगर इस पे ट्रेंड ऐड हो जाता तो 4,50,000 कितना हो सकता था, ट्रेंड है तो ट्रेंड एडजस्ट करना पड़ेगा. यहाँ पर हो जाएगा 67,500. ठीक है, तो AAT मतलब एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर, हम लोग टर्नओवर को ट्रेंड के साथ एडजस्ट कर लिए हैं, और इस पे हमारा सेल आ रहा है 5,17,500. ठीक है, 5,17,500 ये हो गया एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर. अब यहाँ पर लिखेंगे 5,17,500. ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे. 6,700 इंटू 5,17,500 इंटू 30%, 155,250, यहाँ भी उतना ही होगा, प्लस 8,000, 163,250. अच्छा, तो 6,700 इंटू 155,250 डिवाइडेड बाई 163,250, तो ये आ रहा है 6371.6, यानी 6372. ठीक है, 6372. तो लोअर कौन सा है, 6,700 का एक्चुअल खर्चा हुआ, प्रोपोर्शनेटली देखे तो आ रहा है 6372, और ये 24,000, तो जो लोअर होगा वही क्लेम मिल जाएगा. तो लोअर कितना आ रहा है, 6,700, नहीं ये वाला ना, 6,372, तीनों में लोअर आ रहा है. तो लोअर विल बी 6,372. तो इतना जो है मिल जाएगा एडिशनल क्लेम के साथ. ठीक है, अब हम लोग लास्ट नहीं, इसके बाद और एक स्टेप होगा, ये स्टेप नंबर 4. 5 जो है लास्ट स्टेप हो जाएगा. स्टेप नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ मैम क्लेम टोटल. 39,390. क्लेम है 39,390. यस मैम, ये हाँ, कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस, कितना लॉस हुआ है. तो
क्योंकि लॉस ऑफ प्रॉफिट का हम लोगों ने इंश्योरेंस करवाया, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट पे पहले क्लेम मिलेगा, टोटल लॉस इस हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना लॉस हुआ, उतना जितना सेल नहीं कर पाए, तो शॉर्ट सेल जितना हुआ उसका, उसके ऊपर जितना प्रॉफिट होने वाला था, यानी जीपी रेशियो। तो शॉर्ट सेल हुआ है इस क्वेश्चन में 1,50,000 था शायद, 1,50,000, जीपी रेशियो बना था 30%, जीपी रेशियो बन गया 30%। तो कितना प्रॉफिट नहीं कमा पाए 1.5 लाख के सेल पे, 45,000, ये क्लेम मिल जाएगा। ठीक है, ये टोटल लॉस में हम लोग जोड़ सकते हैं, मतलब अब इंश्योरेंस कंपनी अब लॉस कैलकुलेट करेगी कि पायनियर लिमिटेड का कितना लॉस हुआ है, तो प्रॉफिट लॉस इतना हुआ है, प्लस करेगी एडिशनल एक्सपेंस किया उन्होंने और इससे बेनिफिट दोनों को मिला, तो इसका भी क्लेम मिल जाएगा, लेकिन लोअर जो होगा वही, यानी 6,372, और लेस कर देंगे जितना इनको बेनिफिट मिल गया इंश्योर्ड करवाने के लिए, सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, जो कि था 2,450, ये दिया हुआ था क्वेश्चन में, देखो ये दिया हुआ होना चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा कितना बचाया उन्होंने, 2,450। ठीक है, तो टोटल लॉस हो रहा है 45,000 प्लस 6,372, ठीक है, ये हो गया, और उसमें से 2,450 का सेविंग्स है, तो 4,8,922 ये होता है टोटल लॉस। अब इस पे क्लेम मांगा जाएगा। क्लेम इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू इनटू टोटल लॉस डिवाइडेड बाय एएटी इनटू जीपी रेशियो। ठीक है, तो पॉलिसी वैल्यू कितना था, 1,25,000 का पॉलिसी वैल्यू लिया गया था, इसके प्रोपोर्शनेटली मिलना चाहिए, तो 1,25,000 का पॉलिसी वैल्यू लिया गया है, और लॉस जो है वो अभी कैलकुलेट किया हम लोगों ने, 4,8,992 इतने का लॉस हुआ है। लेकिन कितना इंश्योर्ड थे हम लोग, कितना इंश्योर्ड थे, फिर से वही कंसेप्ट आ गया, कितने इंश्योर्ड थे, जीपी रेशियो का मतलब क्या है, वही हो जाएगा ना, ये देखो एएटी मतलब क्या हो गया, एएटी मतलब हम लोग लिख सकते हैं टर्नओवर, जीपी रेशियो का मतलब क्या होता है, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय वही सेल्स, तो ये कैंसिल हो गया, तो हम लोग कितने इंश्योर्ड है, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है, ये हम लोग इतने इंश्योर्ड है, उसमें लॉस कितना हुआ, ये इसीलिए फॉर्मूला आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि 1,25,000 का कितना पोर्शन हमें मिलेगा, तो ये चेक करना पड़ेगा ना कितने इंश्योर्ड है, तो हम लोग टोटल इतने इंश्योर्ड है उसमें कितना लॉस हुआ है। इंश्योर्ड, मैंने इंश्योरेंस 100 रुपए का करवाया था, लेकिन मेरा लॉस अगर 20 रुपए का हुआ है तो मुझे तो क्लेम उसी हिसाब से मिलेगा, तो वही चीज है। तो यहाँ पर एएटी का मतलब हो गया 5,17,500 इंटू 30%, तो कितना हो जाएगा देखो, 4,8,922 इंटू 1,25,000 डिवाइडेड बाई 5,17,500 डिवाइडेड बाई 30%। कैलकुलेटर में कर सकते हैं हम लोग इस तरह से, 39,389.6 है, तो 39,390, 39,390। अच्छा, ये कंप्लीट हो गया। अब इलास्ट्रेशन 10 देखो। The premises of XY Limited were partially destroyed by fire on 1st March 2002. ठीक है, and as a result the business was practically disorganized अब up to 31st of August 2002। तो हम लोग एक एक चीज को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट मार्च 2002, 1 मार्च 2002 यहाँ पर हुआ है फायर ऑकर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बोल रहा है कि एंड एज ए रिजल्ट द बिजनेस वाज प्रैक्टिकली डिसऑर्गेनाइज्ड अप टू 31st ऑफ अगस्त 2002, 31st ऑफ अगस्त 2002। तो यहां से लेके यहां तक के पीरियड को क्या पीरियड बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा डिसलोकेशन
डिसलोकेशन, ठीक है। ये पीरियड जो है इसको हम लोग बोलेंगे डिसलोकेशन पीरियड, ठीक है। और ये यहाँ पर कितने मंथ का है, कैलकुलेट कर सकते हैं, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है। तो 6 मंथ्स का हो रहा है। ये जरूरी नहीं है, जस्ट कंसेप्ट के लिए, ठीक है। अरे अब देखो, द बिजनेस वॉज प्रैक्टिकली डिसऑर्गेनाइज, द कंपनी इज इंश्योर्ड अंडर ए लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी 1,65,000 हैविंग एन इंडेमनिटी पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू है 1,65,000, ठीक है। और इंडेमनिटी पीरियड मतलब इन्होंने खुद से डिफाइन किया था, एक्स वाई लिमिटेड ने खुद से डिफाइन किया था, तो किया था कि 6 मंथ्स लग सकता है अगर कभी भी ऐसा हो तो, ठीक है। इसको बोलते हैं इंडेमनिटी पीरियड। तो बताओ कितने टाइम तक इंश्योरेंस कंपनी क्लेम मतलब खर्चा वगैरह देते जाएगी। डिसलोकेशन भी 6 महीना है, इंडेमनिटी भी 6 महीना ही बता रखा था, तो कितने टाइम का मिलेगा, 6 महीने। 6 महीने का ही मिलेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए क्लेम अंडर द पॉलिसी। एक्चुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसलोकेशन 80,000, एक्चुअल टर्नओवर मतलब एक्चुअल सेल्स, तो ये है 80,000। इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल सेल्स, बता भी दिया है क्वेश्चन में, एक्चुअल सेल्स। अच्छा, नेक्स्ट देखो, टर्नओवर फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड, डिसलोकेशन का कॉरेस्पॉन्डिंग इन द 12 मंथ्स इमीडिएटली बिफोर द फायर, इमीडिएटली बिफोर द फायर 1/3/2001, क्योंकि फायर के बिफोर ये वाला डेट हो रहा है, 1 तारीख को हुआ है, मतलब 29 ऑफ फेब, क्योंकि 2002 है तो आई थिंक लिप ईयर होगा, नहीं भी हो सकता, मुझे नहीं पता है, देख लेते, 2002 डिवाइडेड बाई 4, नहीं लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है। 28 ऑफ फेब, 28 ऑफ फेब जो है वो वाला डेट, ठीक है। टर्नओवर फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड डिसलोकेशन इन द 12 मंथ्स इमीडिएटली बिफोर द फायर, आग लगने के पहले का बता रहा है, ठीक है। कितना है, 2,40,000। ये कहाँ कब तक का है, 1/3/2001 से लेके 31 अगस्त 2001। फिर से देखो क्या बोला है, टर्नओवर फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड डिसलोकेशन इन द 12 मंथ्स इमीडिएटली बिफोर द फायर। तो ये जो हम लोग एनुअल टर्नओवर निकालेंगे ना 12 मंथ्स का, उसके अंडर ये आएगा, वही बोल रहा है, उसके अंडर ये आएगा। तो ये जो सेल है ये बता रहा है 2,40,000, कब का, 1/3/2001 से लेके, यहाँ पर लिखते हैं 1/3/2001 से लेके 31 अगस्त 2001 तक का सेल बता रहा है 2,40,000, ठीक है, 2,40,000। इसे क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड सेल, ठीक है। अब ये 12 मंथ्स वाला भी समझ में आ जाएगा कि इसमें अचानक से 12 मंथ्स क्यों बोला है। देखो नेक्स्ट वाला पॉइंट, टर्नओवर फॉर द 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रिसीडिंग द फायर, वो कब से कब तक का होगा, यहां से अगर स्टार्ट होगा, क्योंकि जिस दिन फायर ऑकर हुआ है जस्ट उसके पहला 12 महीना, तो कहां से कहां तक का होगा बता सकते हो। 1 मार्च से अगर हम लोग बैक में जाएंगे तो कहां तक जाने से हमारा 12 मंथ्स होगा, तो ऑब्वियसली यहां तक 1 मार्च, जैसे जैन टू दिसंबर होता है, मतलब 1 जैन से लेके 31 ऑफ दिसंबर तक, ये 1 साल होता है। तो यहाँ पर अगर 1 तारीख है, तो अगर इमेजिन करो कि ये 28 ऑफ फेब है, तो अगर ये फेब एंड है तो शुरू कहाँ पर होगा, अगर दिसंबर एंड है तो शुरू जैन में हो रहा है, तो फेब एंड है तो शुरू कहाँ पर होगा, सोचो। दिसंबर अगर एंड है तो शुरू तो जैन हो रहा है ना, तो उसी तरह से मतलब जस्ट उसके बाद वाला, दिसंबर के बाद ही तो जैन आता है। तो अगर एंड मेरा फेब है, फेब का एंड, ये वाला हम फेब का एंड ही मान लेते, तो शुरू कहाँ से होगा, फेब के बाद क्या आता है, मार्च आता है, तो मार्च से शुरू होगा। तो इसका मतलब ये बैक में अगर जाएंगे यहां से यहां तक, तो 12 मंथ्स ये वाला पूरा हो जाएगा। ये 12 मंथ्स होता है, चेक करके देख सकते हो, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब, ठीक है। 28 ऑफ फेब ये 1 तारीख है, तो ये इसका मतलब हो गया एनुअल टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर, ठीक है। इसको एनुअल टर्नओवर माना जाएगा, और ये कितना है, 6 लाख है, ठीक है, 6 लाख, ये 6 लाख है। अगर इसमें ट्रेंड एडजस्ट होगा तो ये एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये देखो, ये वाला पॉइंट अब क्लियर हो जाएगा, टर्नओवर फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड इन द 12 मंथ्स इमीडिएटली बिफोर द फायर, मतलब ये जो 12 मंथ्स हो रहा है ना, इसके अंडर ये आएगा, ये देखो
आ भी गया है, देखो इस सेल के अंडर ये आ रहा है, वही बता रहा है कि पिछला डिसलोकेशन पीरियड से अगर हम लोग पिछला 12 महीना जाए तो जितना सेल हो रहा है उसके अंडर ये 2,40,000 का सेल हुआ है इस पीरियड से इस पीरियड तक का, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड सेल बोलते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर 90,000, नेट प्रॉफिट है 90,000 लास्ट फाइनेंशियल ईयर। पता नहीं कहां से कहां तक है, तो मैंने ऐसे कर दिया कि अगर ये मेरा स्टार्टिंग है लास्ट ईयर का तो यहाँ पर एंड हो रहा है, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिख देते हैं, नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो कि है 90,000। अच्छा, उसके बाद इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर 60,000, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 60,000। अच्छा, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 5,000, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 5,000, ठीक है। अच्छा, टर्नओवर फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर 5 लाख, तो ये पूरे टर्नओवर है 5 लाख। अच्छा, ड्यू टू सब्सटेंशियल इंक्रीज इन ट्रेड बिफोर एंड अप टू द टाइम ऑफ fire, it was agreed that an adjustment of 10% should be made in respect of upward trend in turnover। तो upward trend है, तो ट्रेंड अपवर्ड है 10% एडजस्ट होगा। The company incurred additional expenses amounting to 9,300 immediately after the fire, and but for this expenditure, the turnover during the period of dislocation would have been only 55,000। तो यहाँ पर पॉइंट अलग है, इसको समझना पड़ेगा। पहले एडिशनल एक्सपेंस लिख लेते हैं। एडिशनल एक्सपेंस किया गया है 9,300, ठीक है, 9,300 एडिशनल एक्सपेंस किया गया है। डिसलोकेशन पीरियड में सेल हुआ था 80,000। आगे क्या बोल रहा है देखो, यहां पर बोल रहा है ये वाला पॉइंट, immediately after the fire, but for this expenditure the turnover during the period of dislocation would have been only 55,000, only 55,000। There was also a savings during the indemnity period of 2,700 and insured standing charges as a result of fire। ये अलग पॉइंट है कि सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस क्या है, क्योंकि उन्होंने स्टैंडिंग चार्जेस को भी इंश्योर्ड करवाया था, उस वजह से 2,700 रुपए का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा, तो इसका बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पर लिख लेते हैं सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस जो है वो है 2,700, ये लिख लिया। बट ये पॉइंट क्या बोल रहा है देखो, बोला है कि इमीडिएटली बट फॉर दिस एक्सपेंडिचर, बट फॉर दिस एक्सपेंडिचर, उसके बाद दिया हुआ है कॉमा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, द टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसलोकेशन वुड हैव बीन ओनली, सिर्फ 55,000 का ही सेल होता, सिर्फ 55,000 का ही सेल होता उस पीरियड में, लेकिन हुआ कितना है 80,000। बात को समझो, 80,000 हुआ है, ये तो पहले ही बता दिया था ना, ये ड्रॉ देखने से ही समझ में आएगा, हम लोगों ने लिखा ना यहाँ पर 80,000 का सेल हुआ है। बट बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि द कंपनी इनकर्ड एडिशनल एक्सपेंस अमाउंटिंग टू 9,300 इमीडिएटली आफ्टर द फायर, बट फॉर दिस एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर किया गया, अगर नहीं करते, इस लाइन का मतलब है क्योंकि एक्सपेंडिचर किया गया, द टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड, नहीं तो टर्नओवर जो है उस पीरियड का सिर्फ 55 होता, तो बोलो कितना रिडक्शन होने से बचा लिया। मतलब कुछ खर्चा नहीं भी करते, कुछ नॉर्मल कस्टमर होते हैं ना जो कि आ ही जाते हैं लेने के लिए, तो खर्चा करने से क्या होगा, थोड़ा एफर्ट लगाने से, जैसे कोई डिलीवरी बॉय रख लिए, कोई रेंट पे जगह जो है वो ले लिया, वहां से सेल करना स्टार्ट किया। अगर हम लोग कुछ भी खर्चा नहीं कर रहे हैं फिर भी एक ऑनगोइंग बिजनेस है, तो कोई आ रहा है कस्टमर, जो भी चीज है हम लोग दे पा रहे हैं तो दे रहे हैं, तो अगर ऐसा चलता तो 55,000 का ही सेल होता, जबकि 9,300 का एक्स्ट्रा खर्चा करने की वजह से 80,000 तक का सेल हो गया। तो रिडक्शन कितना हुआ, रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड कितना हुआ, 55,000 ऐसे ही होता। अगर 9,300 नहीं भी करते, बिजनेस अच्छा चल रहा था, तो नॉर्मल लोग आ रहे हैं ले रहे हैं, तो एक नॉर्मल सेल्स तो है वो कंटिन्यू प्रोसेस में चल रहा है। थोड़ा बहुत हालत खराब है तो 55,000 का सेल ऐसे भी हम लोग कर पाते, लेकिन 9,300 का सेल करने की वजह से हमारा एक्चुअल सेल्स जो है वो 80,000 तक पहुंच गया। तो सेल को कितना रिड्यूस होने से हम लोगों ने बचा लिया, 9,300 इनकट करके, ये मेरा 25,000।
हाँ, दोनों का डिफरेंस, ठीक है। 55,000 ऐसे ही होता, लेकिन 80,000 तक कर दिया हम लोगों ने, तो 25,000 जो है ये बन गया रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड। अब वो पॉइंट शायद तुम लोग रिलेट कर पाओ जो मैंने लिखवाया था, नहीं तो क्वेश्चन के बिना तो ये समझाना मुश्किल हो जाता है। ये देखो यहाँ पर रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड का पॉइंट क्या था, ये देखो। If additional sales due to additional expense can't be identified, अगर ये हमें अलग से नहीं बता रहा है क्वेश्चन में, then assume actual sales in dislocation period as additional sales, ठीक है। तो उसी को हम लोग एडिशनल सेल्स मानेंगे। रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड का मतलब होता है जो एडिशनल सेल्स हम लोगों ने किया एक्सपेंस करने के बाद। तो एक्सपेंस करने की वजह से एडिशनल सेल हम लोगों ने 25,000 का किया, 55,000 तो ऐसे ही होने वाला था, ये लाइन से पता चल रहा है। The turnover during the period of dislocation would have been only 55,000, लेकिन कंपनी ने इनकर्ड किया एडिशनल एक्सपेंस अमाउंटिंग टू 9,300 immediately after the fire, and but for this expenditure, और क्योंकि ये एक्सपेंडिचर किया हुआ इसीलिए 80,000 तक पहुंचा, अदरवाइज वो नहीं पहुंचता। लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसे कुछ नहीं दिया हुआ था, इसीलिए हम लोग ये मान रहे हैं कि ये पूरा सेल ही जो है ये एडिशनल सेल्स है। अगर इस क्वेश्चन में भी ये वाला पॉइंट नहीं होता, पर ये जो 55,000 वाला पॉइंट, तो उस केस में जो रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड हम लोग 80,000 ही मान लेते। अगर इंफॉर्मेशन नहीं देगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या बेनिफिट हुआ, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल में सबसे पहले आ जाएगा स्टैंडर्ड सेल। अब याद हो जाएगा धीरे धीरे। देखो स्टैंडर्ड सेल कितना है, 2,40,000, तो सारा चीज लिख लेना चाहिए, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन में नहीं लिखोगे तो काफी प्रॉब्लम है, ठीक है। मुझे बहुत लोग पूछते रहते कि ये सब करना जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि बार बार इसको पढ़ के अगर कोई कर सकता है तो अच्छा बात है, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कोई ऐसे ही पढ़ के कर सकते हो तो। लेकिन मुश्किल हो जाता है, समझ में नहीं आता है कौन सा क्या इंफॉर्मेशन है, इसीलिए हम ये वाला प्रोसेस फॉलो करते हैं। ट्रेंड, ट्रेंड है तो ऐड होगा, लेस होगा, ऐड वाला ट्रेंड है 10%, 24,000। तो एक्चुअली सेल कितना होने वाला था, 2,40,000 इंटू 10% प्लस इक्वल टू 2,64 होना चाहिए था, लेकिन हुआ कितना है, एक्चुअली सेल्स हुआ कितना है ओवरऑल, चाहे वो एडिशनल एक्सपेंस की वजह से हो चाहे और किसी और वजह से हो, तो 80,000 का। तो कितना हो जाएगा 1,80,000। शॉर्ट, हाँ शॉर्ट सेल 1,84,000 शॉर्ट सेल हो गया। अच्छा नेक्स्ट हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, जीपी रेशियो। नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स इन प्रीवियस ईयर इनटू 100। नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट है 90,000 और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 60, 90 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 5 लाख। 30% जीपी। अच्छा 30%, हाँ 30% जीपी आ गया, ठीक है। अच्छा अब स्टेप 3, कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल एक्सपेंस क्लेम। अच्छा तो सबसे पहले आ जाएगा एक्चुअल एक्सपेंस 9,300 था। सेकंड आ जाएगा एक्चुअल एक्सपेंस का प्रोपोर्शन, एक्चुअल एक्सपेंस इनटू एएटी इनटू जीपी, एएटी इनटू जीपी प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है। तो 9,300 इंटू एएटी नहीं पता, जीपी रेशियो 30%, यहाँ भी एएटी नहीं पता, जीपी रेशियो 30%, प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस पता है, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है 5,000। ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा और थर्ड पॉइंट में हो जाएगा
रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड इनटू जीपी। यहाँ पर लेकिन एक्चुअल सेल्स को नहीं लिखना है क्योंकि प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, तो इंफॉर्मेशन का यूज करना पड़ेगा। तो ऐसे हम दिखा देते हैं 80,000 तो ओवरऑल हुआ है, बिना एडिशनल एक्सपेंस के भी 55,000 सेल हो सकता था, तो ये माइनस कर लेगी इंश्योरेंस कंपनी। जीपी रेशियो 30%, यानी 25,000 पे 30%, 7,500। अच्छा, अगर तुम लोग चाहो तो एडिशनल एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर स्टेप 3 में कर सकते हो और स्टेप 4 में ये लिख सकते हो। स्टेप तो मैंने ऐसे ही बता दिया, बिना स्टेप लिखे भी तुम लोग कर सकते हो। तो शॉर्ट सेल के बाद ये कैलकुलेट करके एएटी कैलकुलेट कर सकते हो। फिर क्या होगा इसमें, एएटी नेक्स्ट पॉइंट में ये वाला लिख के एएटी हम लोग वहां पर लिख सकते हैं, नहीं तो ये बीच में एएटी आ जा रहा है, तो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ एएटी लिखना पड़ेगा। एएटी, अब ये एएटी का मतलब है एनुअल। हाँ बोलो। एडिशनल एक्सपेंस में लोअर ऑफ द फॉलोइंग 7,500 है। हाँ 7,500। अच्छा, पहले लेंगे 80। 80 मतलब एनुअल टर्नओवर, लेकिन कौन सा वाला, फायर ऑकर हुआ उससे लेके बैक में 12 मंथ्स का, जो कि है 6 लाख। और अगर इसमें कोई ट्रेंड है तो ट्रेंड को एडजस्ट करना पड़ेगा। ट्रेंड 10%, तो ये हो गया 60,000, तो 6,60,000 हो जा रहा है। ये हो गया AAT। अब इसको यहाँ पर लिख लेंगे 6,60,000। 9,300 इंटू 6,60,000 इंटू 30%, 1,98,000 डिवाइडेड बाय 1,98,000 प्लस 5,000, 2,03,000। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते, यहाँ पर हो जाएगा 9,300 डिवाइडेड बाई 2,03,000 इंटू 198, तो ये हो रहा है 9070.9, तो 9071 हो रहा है। तो लोअर क्या हो गया 9,300 और नीचे वाला कितना था 7,500, तो 7,500। तो यहाँ पर लिख लेते हैं लोअर विल बी ₹7,500। अच्छा, अब टोटल लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। टोटल लॉस में हो जाएगा शॉर्ट सेल, लॉस ऑफ शॉर्ट सेल इंटू जीपी रेशियो, लॉस ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू, यहाँ पर लॉस ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू शॉर्ट सेल इंटू जीपी रेशियो। जीपी रेशियो तो 30% था, शॉर्ट सेल कितना आया था, शॉर्ट सेल आया था 184, 1,84,000। 55,200। अच्छा, प्लस एडिशनल एक्सपेंस क्लेम, ये आया 7,500। अभी अभी हम लोगों ने देखा, और सेविंग्स भी है कुछ, सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 2,700 था। तो 55,200 प्लस 7,500 माइनस 2,700, 60,000। क्लेम इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू इंटू टोटल लॉस डिवाइडेड बाय AAT इंटू जीपी। ठीक है, तो पॉलिसी वैल्यू 1,65,000 है, टोटल लॉस ये दिख रहा है 60,000। AAT इंटू जीपी रेशियो, जीपी रेशियो 30%, AAT 6,60,000 हुआ था, 6,60,000। तो 50,000 में कितना हो रहा है 50,000। अच्छा, 50,000 हो जाएगा क्लेम, 50,000। अच्छा,
ये माइनस क्यों हो जा रहा है, इसका लॉजिक क्या है बोलो। जब 30% जीपी कैलकुलेट हो रहा है वहां पर तो इंश्योर्ड अमाउंट लेके ही जीपी रेशो बढ़ जा रहा है। अगर इंश्योरेंस सॉरी इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अगर हम लोग कवर नहीं लेते हैं तो जीपी रेशो भी कम दिखेगा। तो अगर यहाँ पर हम लोग 30% उस हिसाब से कर रहे हैं कि इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस के हिसाब से हो रहा है, तो जो सेविंग्स हुआ उसे लेस करना चाहिए ना, नहीं तो डबल बेनिफिट हो जाएगा। 30% तभी दे रहे हैं इतना प्रॉफिट, अगर ये कम होगा तो यहाँ पर भी अमाउंट कम होगा ना, लॉस ऑफ प्रॉफिट कम माना जाएगा। लेकिन इन्होंने अपना स्टैंडिंग चार्जेस को भी इंश्योर्ड करवाया था, दैट्स वाई 30 दिख रहा है, अगर नहीं करवाते तो कम दिखता। तो वो सेविंग्स जो उन्होंने कर लिया इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस की वजह से वो हमें माइनस कर देना चाहिए, इसीलिए माइनस किया जाता है। नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन 11, ठीक है। ये जो है ये कंबाइंड क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर हमें लॉस ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज लॉस ऑफ स्टॉक दोनों ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर कंबाइंडली दे दे तो इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। तो देखो क्या बोल रहा है, सोनी लिमिटेड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of December 2001 एज फॉलोज, ठीक है। ट्रेडिंग एंड पीएल दे दिया है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, जीपी। फिर जीपी ब्रॉट डाउन हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग, फाइनेंस, नेट प्रॉफिट। द कंपनी हैड टेकन आउट ए फायर पॉलिसी ऑफ 3 लाख एंड ए लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी फॉर 1 लाख। ये देखो दोनों तरह का ले रखा है, लॉस ऑफ स्टॉक का भी ले रखा है, लॉस ऑफ प्रॉफिट का भी ले रखा है। लॉस ऑफ प्रॉफिट का 1 लाख का, लॉस ऑफ स्टॉक का 3 लाख का। हैविंग एन इंडेमनिटी पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, मतलब उन्होंने खुद को इंडेमनीफाई करवाया है कि मेरा जो इंडेमनिटी पीरियड है वो 6 मंथ्स होगा अगर मेरे बिजनेस में ऐसा कुछ होता है तो। और सच में ऐसा हुआ है, फायर ऑकर्ड ऑन 1/4/2002 एट द प्रीमाइसेस एंड एंटायर स्टॉक वेयर गटेड विद नील सैल्वेज वैल्यू, कुछ भी नहीं बचा, सब जल के खत्म हो गया। द नेट क्वार्टर सेल्स 1/4 से लेके 30th जून, क्वार्टर सेल्स क्योंकि 3 मंथ्स का दिया है, सॉरी 4 मंथ्स का दिया है। देखो अप्रैल मई जून 3 मंथ्स का, क्वार्टर मतलब क्या होता है, एक साल को जब हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसे क्वार्टर सेल बोलते हैं, और उसमें एक एक क्वार्टर में 3 मंथ्स जो है वो हो जाएगा। वह सेवरली इफेक्टेड, ये क्वार्टर जो है सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुआ था। द फॉलोइंग आर अदर इंफॉर्मेशन, following are the other informations: sales during the period, purchase during the period, manufacturing expense, sales during the period, standing charges insured, actual expenses incurred after fire. The general trend of the industry shows an increase of sales by 15% and decrease in GP ratio by 5% due to increased cost। बोल रहा है कि बिजनेस तो ग्रोथ में था, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट जो पहले कमा रहे थे वो कम होते जा रहा है क्योंकि कॉस्ट बढ़ गया था। जो चीज प्रोडक्शन करके ये लोग बेच रहे थे या फिर खरीद के, ट्रेडर हो या मैन्युफैक्चरर ही है, क्यों बोलो, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिया हुआ है ना, तो क्लियरली पता चल रहा है कि दे आर द मैन्युफैक्चरर। क्योंकि रॉ मेटेरियल, वेजेस, ये सब बढ़ गया था कॉस्ट, तो 5% का जो है कॉस्ट इंक्रीज हुआ, इस सॉरी कॉस्ट इंक्रीज हुआ, इसीलिए 5% जीपी जो है वो कम दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल बिजनेस में ग्रोथ है। ascertain the claim for loss of stock and loss of profit। अब हमें खुद से समझना पड़ेगा कि यहाँ से कौन सा पॉइंट हमारे लॉस ऑफ स्टॉक को रिलेट करता है और कौन सा पॉइंट हमारे लॉस ऑफ प्रॉफिट को। जैसे ये स्टैंडिंग इंश्योर्ड चार्जेस, तो ये तो लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का है। एक्चुअल एक्सपेंस ये भी लॉस ऑफ प्रॉफिट, ये सब तो हमें लॉस ऑफ स्टॉक में जरूरत नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे करके इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ascertain द क्लेम बोला है और कुछ नहीं, बस। इस क्वेश्चन को भी हम लोग अपने हिसाब से एक बार लिख लेते हैं, देखो। हमें दोनों मेथड से करना है। हाँ, दोनों मेथड से ही करना है। अच्छा, फिर से एक बार देखना पड़ेगा फायर कब ऑकर हुआ। फायर ऑकर हुआ है 1/4/2002, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं 1/4/2002, यहाँ पर फायर ऑकर हुआ है। और इनका दो तरह का पॉलिसी लिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पॉलिसी वैल्यू फॉर लॉस ऑफ स्टॉक और पॉलिसी वैल्यू फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, 3 लाख ये वाला, और लॉस ऑफ प्रॉफिट वाला है 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। इंडेमनिटी पीरियड ऑफ 6 मंथ, मतलब इनको टाइम लगेगा 6 महीना रिकवर होने का,
अच्छा, इन्होंने ऐसा बोला था, फायर ऑकर हुआ एट द प्रीमाइसेस एंड द एंटायर स्टॉक वर गटेड विद नील सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो सैल्वेज नील ये किसको रिलेट करता है? सैल्वेज वैल्यू नील ये कौन से मेथड को रिलेट करता है? ये कहां पर जरूरत होता है अगर नील नहीं हो गया लॉस कुछ ऑफ स्टॉक। वैल्यू? लॉस ऑफ स्टॉक का, करेक्ट। अच्छा, अब उसके बाद बोल रहा है द नेट क्वार्टर सेल्स दैट इज 1/4/2002 से लेके 30th जून 2002 तक। 30th जून यहाँ पर लिख लेते हैं, 2002 है तो इधर ही आएगा। 30th जून 2002 was severely affected, the following are the other information। तो ये सेल कितना है ये तो नहीं बताया है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुआ था। अच्छा, इंडिमनिटी पीरियड अगर 6 मंथ्स है तो कितना कवर होता? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर तक होना चाहिए है ना, सितंबर तक इनको सपोर्ट मिलेगा, ऐसा होना चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड 1/1/2002 से लेके 31 मार्च 2002, 31 मार्च 2002, 1/1/2002, मतलब यहाँ पर ले लेते हैं 1/1/2002 से लेके 31, मतलब ये 1 अप्रैल मतलब ही 31। थोड़ा सा ये हमें समझ लेना चाहिए कि ये बोल रहा है, देखो 1/1/2002 ये मैंने लिख लिया, इसके आगे ही होगा, ये अप्रैल है तो जैन इसके आगे होगा क्योंकि 1/1 बोला है, वहां से लेके 31 मार्च यहाँ तक का सेल है 2,50,000। यहाँ पर लिख लेते हैं सेल्स 2,50,000, ये पूरे पीरियड का सेल्स। अच्छा, उसके बाद परचेज 1/1/2002 से लेके 30, वही सेम पीरियड का परचेज बता रहा है तो इसके नीचे लिख लेते हैं, समझ में आएगा कि इसी पीरियड का है। परचेज है 3 लाख, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस फॉर 1/1/2002 से लेके 31 मार्च। अच्छा, तो यहाँ पर ये इसी पीरियड का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ये है 70,000। अच्छा, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड 1/4/2002 से लेके 30th जून 2002, 1/4/2002 से लेके 30th जून 2002, ऐसे कर लेते हैं समझ में आ जाएगा। ये जो सेल है ये है 87,500, 87,500। अच्छा, स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड 50,000, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये लॉस ऑफ प्रॉफिट से है तो यहाँ पर लिख लेते हैं स्टैंडिंग चार्ज इंश्योर्ड, स्टैंडिंग चार्ज इंश्योर्ड 50,000। अच्छा, और एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड आफ्टर फायर ये भी इसी से रिलेटेड है, तो एक्चुअल एक्सपेंस इनकर्ड आफ्टर फायर जिसको हम लोग ये बोलेंगे एडिशनल एक्सपेंस क्लेम, एक ही बात है, ठीक है, 60,000। द जनरल ट्रेंड ऑफ द इंडस्ट्री 15% ग्रोथ है, ठीक है, तो ट्रेंड है 15%, यहाँ पर यहाँ लिख लेते हैं ट्रेंड है बिजनेस का 15%। ये दोनों जगह पे एप्लीकेबल होगा, चाहे वो लॉस ऑफ प्रॉफिट का देख लो चाहे वो लॉस ऑफ स्टॉक का देख लो, ठीक है। ट्रेंड 15% अपवर्ड है, अपवर्ड बोला था, और एक जीपी जो है ये डाउनवर्ड चल रहा है, जीपी 5% डिक्रीज में चल रहा है, ठीक है। अच्छा, और बाकी क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा? और भी कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर का सेल, अच्छा इनका ईयर एंड होता है 31 दिसंबर, यहाँ से पता चलता है 31 दिसंबर, मतलब ईयर स्टार्ट हुआ होगा 1 Jan और एंड होगा 31 दिसंबर। तो इसका मतलब है ये कब स्टार्ट हुआ होगा? ये है 31 दिसंबर 2001 का डेटा, तो 31 दिसंबर 2001 मतलब ही 1 Jan 2002। ये देखो यहाँ पर जो मैंने 1 Jan लिखा था, इसका मतलब प्रीवियस ईयर जो है वो ऐसे कवर होगा 1 Jan से लेके 31 दिसंबर 2002। इसका मतलब मैंने एक्चुअली यहाँ पर 31 होना चाहिए था, वो और देख के भी लिख सकते हो, दो दो डेट तो लिखना पॉसिबल नहीं है। तो 1 Jan ये है 2001, यहां से लेके 31 दिसंबर 2001 यानी कि 1 Jan 2002, ठीक है। प्रीवियस ईयर का हमें सेल्स चाहिए होता है, प्रीवियस ईयर का सेल्स लॉस ऑफ प्रॉफिट में भी चाहिए होता है, लॉस ऑफ स्टॉक में भी चाहिए होता है, जीपी कैलकुलेट करने के लिए। प्रीवियस ईयर का सेल कितना है 10 लाख, नेट प्रॉफिट चाहिएगा प्रीवियस ईयर का,
ठीक है। नेट प्रॉफिट चाहिएगा प्रीवियस ईयर का। अभी अभी तो हम लोगों ने सीखा ना, लॉस ऑफ प्रॉफिट मेथड याद करो। बाकी अगर मेथड याद नहीं भी है प्रीवियस वाला पूरा पूरी, तो अभी वाले मेथड के हिसाब से तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ना कि क्या क्या है हमारा डेटा। तो नेट प्रॉफिट हमें चाहिए। अच्छा, और क्या चाहिए? और तो मुझे नहीं लगता है और कुछ चाहिए फिलहाल। ठीक है, अब यहाँ तक तो लिख लिया। चलो अब एक एक चीज कैलकुलेट करते हैं। पहले हम लोग लॉस ऑफ स्टॉक वाला कर लेते हैं। ठीक है, देखो लॉस ऑफ स्टॉक वाला याद है कि नहीं। तो कैलकुलेशन ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। ठीक है, इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता था? सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना पड़ता था एक मेमो ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, अगर जीपी रेशियो वगैरह गिवन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हमें जीपी रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता था। उसमें स्टेप 1 क्या था कि अगर अर्लियर ईयर का जीपी रेशियो नहीं दिया हुआ है तो हमें अर्लियर ईयर का जीपी रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अर्लियर ईयर का जीपी रेशियो तो नहीं दिया हुआ है, बट हमें ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स दिया हुआ है तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेप 1 क्या था? कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशियो। अगर है तो अवॉइडेड स्टेप 1, तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं जीपी रेशियो। जीपी रेशियो कैसे होगा? जीपी बाय सेल्स इनटू 100। तो जीपी कितना है? 2,50,000 यहाँ पर दे रखा है ना, 2,50,000। सेल्स कितना है? 10,00,000 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा? 25%। 25%। स्टेप 2 में हम लोग क्या करते थे? हमें एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता था। कहां से कहां तक का? जब ईयर स्टार्ट हुआ वहां से लेके अप टू डेट ऑफ फायर तक का, तब हमें पता चलेगा ना जब आग लगा तो क्लोजिंग स्टॉक क्या है। क्योंकि यहाँ पर टारगेट क्या रहता था? फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। तो ये ईयर यहाँ पर एंड हुआ, फिर नया ईयर स्टार्ट हुआ था जो कि खत्म होने वाला था 30। ये देखो यहाँ से नया ईयर स्टार्ट हुआ था जो कि फिर खत्म होने वाला था 31 दिसंबर 2002 को। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया? बीच में फायर ऑकर हो गया, तो हमें यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक पता करना है। तो यहाँ तक का क्लोजिंग स्टॉक पता करना है तो ट्रेडिंग बनाएंगे। देखो इन्फॉर्मेशन भी गिवन है हमें। ठीक है, और इस ट्रेडिंग को बोलते थे मेमो ट्रेडिंग। क्योंकि ये रफ हो गया, पूरे एक साल का नहीं है, छोटा सा एक ट्रेडिंग है पर्टिकुलर एक पीरियड का। फॉर 1/1/2000, कितना है? 1/1/2002 से लेके 1/4/2002 तक। तो 2 ओपनिंग स्टॉक। बताओ ओपनिंग स्टॉक कहां से मिलेगा? ओपनिंग स्टॉक यहां से मिल जाएगा From है ना? last year trading account हाँ, 90,000। 90,000। टू परचेज वो दे रखा है क्वेश्चन में। बाई 3 लाख, सेल। हाँ, 2.5 लाख सेल्स। सेल्स 2,50,000। 2 जीपी, जीपी निकल जाए। मैन्युफैक्चरिंग, हाँ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ओ अच्छा, हाँ मैन्युफैक्चरिंग। 70,000 का। 70,000। हम टू, जीपी तो लेस करके वो करेंगे ना, नहीं जीपी 5%। तो इस पे निकल जाएगा ना। हाँ लेस करके करेंगे, हाँ वो वाला पॉइंट लेना पड़ेगा। 2,50,000 पे जीपी लगाएंगे। लेकिन जीपी जो है देखा गया कि इस साल से कम हो रहा था, तो जितना प्रीवियस ईयर है उससे 5% कम हो जाएगा। तो 25% तो नहीं लगाएंगे हम लोग, लगाएंगे ऐसे 25 - 5, क्योंकि ये 20%। हाँ, क्योंकि ये तो प्रीवियस ईयर का था। लेकिन इस साल से 5% करके कम हो जाएगा, ऐसा पता चल गया। क्योंकि मैन्युफैक्चरर है ना, तो चीजों का दाम बढ़ गया है तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो 50,000 क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर करके। 2,60,000। 2,60,000, ये कितना हो रहा है? 5,10,000 टोटल। 5,10,000। अच्छा, 5,10,000 ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक। अब जैसे क्लोजिंग स्टॉक निकल गया, हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ लॉस, है ना। यहाँ पर हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस। तो क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर, जिस दिन फायर ऑकर हुआ
उस दिन का क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 2,60,000। अगर कुछ बच गया है तो लेस करना पड़ता है। सैलवेज, उसका क्लेम नहीं मिलेगा। सैलवेज था लेकिन अमाउंट नील है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल लॉस यही वाला हो जाएगा, 2,60,000। बस अब हम लोग क्लेम कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो, लॉस ऑफ स्टॉक का पॉलिसी वैल्यू है 3 लाख, ठीक है, जबकि डैमेज हुआ है 2,60,000 और पार्शियल नहीं है, फुल्ली डैमेज हुआ है। तो कितना क्लेम मिलेगा? 2,60,000। 2,60,000। और अगर एवरेज क्लॉज लगा भी लेते हो तो भी सेम आंसर आएगा, चेक करके देख लो। पॉलिसी वैल्यू इनटू टोटल लॉस डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक, चेक करके देखो सेम। इसीलिए बोला जाता है जब फुल डैमेज है तो क्लेम, मतलब ये एवरेज क्लॉज नहीं भी लगाएंगे तो भी सेम आंसर आएगा। तो ये देखो 3 लाख, टोटल लॉस 2,60,000, क्लोजिंग स्टॉक भी 2,60,000। तो 3 लाख ही आ रहा है ना। हम लोग मैक्सिमम 3 लाख का क्लेम कर सकते हैं, लेकिन हमारा लॉस अगर 2,60,000 है तो 2,60,000 मिलेगा। तो इसीलिए बट क्लेम कैन बी लॉज्ड अप टू 2,60,000। आंसर तो वही आया ना। अगर हम लोग ये एवरेज क्लॉज नहीं भी अप्लाई करते तब भी हम लोग लिखते कि हमें कितना क्लेम मिलेगा, 2,60,000। तो इसीलिए जब सेविंग्स होता है, पार्शियल डैमेज होता है, तब जाके हमें ये वाला क्लॉज लगाना पड़ता है। ठीक है, तुम लोग क्लॉज लगा के ही कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं कि क्लेम ऐसा हो रहा है लेकिन हम लोग इतना ही क्लेम कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस से हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला, यानी कि जो अभी आज हम लोगों ने सीखा, तो उस पर सबसे पहले हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल। यहाँ पर कैलकुलेशन एज पर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, उसके हिसाब से करेंगे। स्टेप 1, शॉर्ट सेल। तो शॉर्ट सेल में सबसे पहले स्टैंडर्ड सेल ऐड हो जाएगा, ट्रेंड है एट द रेट ऑफ 15%, लेस हो जाता है एक्चुअल सेल। सब लिख लेंगे जो भी डेटा मिल रहा है। स्टैंडर्ड सेल कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर हम लोगों ने आइडेंटिफाई नहीं किया, चलो अब यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2,50,000 होगा स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड से। कितना? 2,50,000 होगा स्टैंडर्ड से। 2,50,000। नहीं, स्टैंडर्ड सेल कौन सा होता है? ये जो डिसलोकेशन पीरियड का है ना, ये देखो ये वाला ही डिसलोकेशन पीरियड है। मतलब हमें 1/4/2001 से लेके 1/4/2001 से लेके 30th of June 2001 तक का सेल ढूंढना पड़ेगा। वो हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड सेल। ये ढूंढना पड़ेगा जो कि गिवन नहीं है क्वेश्चन में। ये ढूंढना पड़ेगा, इसको हम लोग बोलेंगे। प्रीवियस पीरियड में, हाँ बोलो। मतलब वही प्रीवियस ईयर का वही सेम टाइम पीरियड में हाँ, कितना। सेम टाइम पीरियड का ढूंढना पड़ेगा, लेकिन इसमें दिया नहीं है। ठीक है, इसमें हमें ही पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसमें दिया नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो कुछ भी नहीं दिया है इसका इंफॉर्मेशन। बाकी सारे क्वेश्चन में तुम लोग देख सकते हो इंफॉर्मेशन गिवन था। ठीक है, तो इसको हमें खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, पार्ट पार्ट डिवाइड कर लेंगे। हम लोग पहले देखो, टोटल सेल हमें दे रखा है 10 लाख, हमें ये वाला चाहिए, ये पीरियड का चाहिए। ठीक है, टोटल सेल दे रखा है 10 लाख, हमें ये पीरियड का चाहिए। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो हम लोग पहले एज्यूम करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का जो सेल है, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, ये हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम होगा। क्या प्रॉब्लम होगा बताओ तो? हमें हर एक पार्ट को ना कंपेयर करना पड़ेगा। एक्चुअली हमें इसके साथ ये देना चाहिए था, बट हमें ये नहीं दिया है। बट एक चीज दिया है। क्या दिया है पता है? 1/1/2002 से लेके 1/4/2002 का सेल्स दे रखा है। ठीक है, तो क्या हम लोग ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर और इस साल का, बात समझो, हमें क्या करना पड़ता है, 2 साल का सेम टाइम पीरियड के सेल को कंपेयर करना पड़ता है। बाकी सारे क्वेश्चन में हमें ये पॉइंट दिया हुआ था जो कि होता है स्टैंडर्ड सेल। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, हमें स्टैंडर्ड सेल गिवन नहीं है। तो क्या हमें ऐसा कोई टाइम पीरियड दिया हुआ है जिसका सेल हम लोग कंपेयर कर सकते हैं? देखो यहाँ पर हमें एक सेल दे रखा है 2,50,000 का, जो कहां से लेके कहां तक का है। ये जो 2,50,000 का सेल है, ये 1 Jan 2002 से लेके 1/4/2002 का दे रखा है। ठीक है, 1/4/2002 का सेल दे रखा है। हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं कैसे? देखो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे
अच्छा, ये तो तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक हमारा यहाँ पर लिख लेते, चलो। लेट सेल्स फ्रॉम 1/1/2001, ठीक है, 1/1/2001 से लेके 31 तक का एक्स है, ठीक है। और एक सेल्स लेते हैं, सेल्स फ्रॉम 1/1/2002 से लेके 31 मार्च 2002 तक का सेल हमें दे रखा है। कितना दे रखा है? ये दे रखा है, देखो हम यहाँ पर दिखा देते हैं, 2 लाख। ये वाला 2,50,000। देखो मैंने अभी जो लिखा है, तुम लोग तो कॉपी में देख सकते हो, मैंने यहाँ पर एजम्पशन लिया कि 1/1/2001 से लेके 1/4/2001 तक का मैंने यहाँ पर सेल्स कितना मान लिया है, यहाँ पर ये एक्स मान लिया है। कहाँ से कहाँ तक का? ये इतना इतना सेल मैंने एक्स मान लिया। मुझे चाहिए ये वाला सेल्स, ठीक है, लेकिन मुझे क्लियरली नहीं दिया हुआ है, तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाए। तो मैंने मान लिया यहाँ का सेल एक्स है, और यहाँ का जो सेल है 2,50,000, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। मैंने एक ये पीरियड का लिखा, क्यों? क्योंकि दोनों सिमिलर पीरियड है, ठीक है। ये करंट ईयर का जिस ईयर फायर ऑकर हुआ, ये प्रीवियस ईयर का, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर ट्रेंड बिजनेस में लग रहा है तो पिछले साल अगर 100 रुपए का सेल हुआ है तो इस बार 115 का होगा, ठीक है। तो अगर ये सेल 115 का है तो ये इधर वाले पीरियड का सेल कितना था? 100 का था। बोलो ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं, कि अगर ट्रेंड का बात करें तो ट्रेंड कहाँ ऐड हुआ होगा? इसमें। तो अगर ये 115 का है तो ये 100 का है। बोलो ऐसा होगा कि नहीं? Yes, ma'am. है ना। ट्रेंड हमेशा क्या होता है, आगे प्रीवियस ईयर के हिसाब से तो हम लोग ट्रेंड कैलकुलेट करते हैं कि पिछले साल 100 रुपए का सेल हुआ था, इस बार 115 का हुआ, तभी जाके 15% ट्रेंड है। तो वही देखो कि इसका मतलब ट्रेंड यहाँ पर लगेगा। फिर नेक्स्ट ईयर जब देखेंगे तो ये 100 रुपए का सेल हो जाएगा, ये 115 का हो जाता। अगर ट्रेंड 15% ही रह जाएगा तो प्रीवियस ईयर का कम होगा ना, और इस साल का विथ ट्रेंड वाला होगा, तभी तो ट्रेंड पता चलेगा। पहले मान लो 100 रुपए का सेल हुआ, फिर 115 का हुआ, तो हम लोग बोलेंगे ट्रेंड 15% है, ठीक है। फिर मान लो हुआ 120 का, तो ट्रेंड कितना हो गया? तो हम लोग ये दोनों को कंपेयर करेंगे, तो ये देखो 120 माइनस 115, तो 5 रुपए ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर कितने रुपए ज्यादा है? यहाँ पर इंक्रीज हुआ है 15 रुपए, यहाँ पर कितना इंक्रीज हुआ? 5 रुपया। लेकिन जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो प्रीवियस ईयर को हमेशा 100 मानेंगे, ये 100 था, ये इतना हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से ट्रेंड जो है ये हमेशा करेंट ईयर पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो ये जो 2,50,000 है, ये कितना सेल बता रहा है? देखो ये है 2,50,000, ठीक है। और ये 2,50,000 जो है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं प्रीवियस ईयर में इस पीरियड में जो सेल एक्स था, सुनो, प्रीवियस ईयर में फिर से अच्छे तरीके से देखो, हम जो बोल रहे हैं कि ये 2001 का सेल है, इस पीरियड का ये सेल हमें दे रखा है 2,50,000, ठीक है। अब हमें बोला है कि बिजनेस में ट्रेंड है, अगर बिजनेस में ट्रेंड है तो पिछले साल जितना सेल हुआ था इस बार उससे 15% ज्यादा होगा, क्योंकि 15% सेल है। देन हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो सेल है ये इतना है। बोलो क्या ये इतना है? बोल सकते हैं। या फिर इसे अगर 100 मान लोगे तो ये सेल कितने के बराबर हो जाएगा? 100 प्लस 100 इंटू 15%, यानी 115 इज इक्विवेलेंट टू 2,50,000। क्या ये समझ में आया पॉइंट? या तो ऐसे लिख लो या तो ऐसे लिख लो, बोलो समझ में आ रहा है कि? अच्छा, तो यहाँ से हम लोग क्या एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर 100, क्योंकि ये निकल जाएगा तो हमें काफी हेल्प हो जाएगा, क्योंकि कंपेयर करने के लिए ये दिया हुआ था 2,50,000, तो 2,50,000 इंक्रीज है, 15% इंक्रीज हुआ था, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 115। देन 100 इक्विवेलेंट टू कितना होगा? अगर 100 पता चल जाएगा दैट मीन्स हमें ये पीरियड का सेल पता चल जाएगा। तो कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पर एक्स से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 15/100 हो गया 0.15x इक्वल टू 2,50,000। एक ही आंसर आएगा, कैसे भी कर लो। x इक्वल टू 2,50,000 डिवाइडेड बाई 1.15। अच्छा, ये आ रहा है 21739, ऐसे ही आ रहा है, ठीक है, सही है, यही होगा। या फिर इसमें देख लो 115, तो 2,50,000
इक्विवेलेंट टू 115 इंटू 100, ठीक है। तो सेम आंसर आएगा, यही वाला आएगा 217391। जो आसान लगे उससे कर सकते हैं, ये हो गया। अच्छा, अब रिमेनिंग सेल कितना हो जाएगा? देखो टोटल सेल हमें गिवन था ना, देखो टोटल सेल हमें गिवन था 10 लाख, उसमें ये पोर्शन का सेल अगर हमें पता चल गया 217391, तो बाकी हम लोग निकाल सकते हैं। बाकी अगर माइनस करेंगे तो हमें कितना सेल मिल जाएगा? पूरे यहां से लेके यहां तक का सेल हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एक बार पूरा यहां तक का सेल निकाल लेते हैं, हमें चाहिए ये, लेकिन इसी तरह से निकालना पड़ेगा ना जब डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यहां से निकाल लेते सेल्स फॉर द रिमेनिंग ईयर, ठीक है। तो टोटल है 10 लाख, उसमें से माइनस कर दो 217391, कितना होता है? 782609। 782609, हाँ 782609। ये कितने टाइम का सेल निकला बता सकते हो? ये कहां से कहां तक का सेल्स निकला? ये जो अप्रैल से अप्रैल to दिसंबर, हाँ मतलब मंथ के हिसाब से कितना हो रहा है, काउंट करके बताओ एक बार। 9 months। 9 मंथ्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं ये 9 मंथ्स का सेल है। लेकिन हमें कितने टाइम पीरियड का चाहिए? हम लोग इस हिसाब से प्रोपोर्शन कर लेंगे। 3 months का। 3 मंथ्स का हमें ये चाहिए, 3 मंथ्स का। हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया 9 मंथ्स का, तो कैलकुलेट कर सकते हैं डिवाइड करके कि 9 मंथ्स का इतना है। तो 7 कितना है? 7,82,609 डिवाइडेड बाई 9 करेंगे तो एक एक महीने का आ जाएगा। तो फिर हम लोग वहां से 3 मंथ्स का कैलकुलेट कर सकते हैं। 2,60,870। हाँ, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, डेट भी लिख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। सेल्स फ्रॉम 1/4/2001 से लेके 30th जून 2001 इक्वल टू 782609 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 3, डिवाइडेड बाई 9 इंटू 3, तो 260870, ठीक है। ये हो गया सेल्स फॉर अप्रैल में जून, अप्रैल में जून 3 मंथ्स, ठीक है। 3 मंथ्स का हो जाएगा। ये वाला यहाँ तक का, ठीक है। 3 मंथ्स का सेल कैलकुलेट हो गया, यही हमें चाहिए था। अब हम लोग आगे जा सकते हैं। अब देखो, अब ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर हमें 3 मंथ्स का ही चाहिए था तो हम लोग 10 लाख डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3 कर देते तो भी तो हो जाता। लेकिन वहां पर फिर ये इम्पैक्ट नहीं पता चलेगा ना कि सेल प्रीवियसली कितना था, वो तो हम लोग नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। ये जो हम लोगों ने एक्स यहाँ पर माना, ठीक है, क्योंकि एक डेटा गिवन है तो उसको फॉलो करके करना पड़ेगा ना, उसको फॉलो नहीं करके हम लोग नहीं कर सकते। अगर हमें एक कंपैरिजन डेटा गिवन है तो हमें कंपेयर करके ही करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो हम लोग ऐसे नहीं कर सकते 10 लाख फिर ये 3 मंथ्स का, वैसे तो इजी हो जाता कि 10 लाख डिवाइडेड बाई 12 कर दो, ये पूरे 12 महीने का सेल है, हमें ये इस पीरियड का चाहिए तो 3 मंथ्स का निकाल लेते। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि प्रीवियस ईयर कितना सेल हुआ था वो हमें नहीं पता चलेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, प्रीवियस ईयर का एक कुछ टाइम पीरियड का सेल्स जो है वो कैलकुलेट कर लिया। कैसे? ये 2,50,000 के साथ कंपेयर करके, ठीक है। तो 2,50,000 के साथ कंपेयर कर लिया तो बाकी सेल हमें जो है वो मिल जाएगा प्रोपोर्शनेट करके। अच्छा, अब यहाँ पर लिखेंगे स्टैंडर्ड सेल। तो स्टैंडर्ड सेल कितना आ गया? स्टैंडर्ड सेल अभी कैलकुलेट किया हम लोगों ने 260,870, 260,870। इसमें ट्रेंड ऐड कर लो 15%, तो ये हो जाएगा 39,131 हो रहा है कि 0 हो रहा है? 260,870 इंटू 15, 39,130.5, ठीक है, 1 ही ले लेते हैं। और एक्चुअल सेल्स कितना हुआ है? 87,500, 2,12,500 शॉर्ट सेल, ठीक है। 2,12,500 हो गया। अब हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा एडिशनल एक्सपेंस क्लेम, ठीक है। तो पहले एएटी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। एएटी, एएटी में सबसे पहले हो जाएगा 80, फिर उसके बाद ट्रेन। तो 80 जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ देखना पड़ेगा पॉइंट। देखो 80 मतलब क्या हो जाएगा, जीपी नहीं निकालेंगे?
ओ जीपी नहीं निकाला ना मैंने, ठीक है चलो जीपी पहले निकाल लेते हैं। जीपी जीपी कैलकुलेट कर, 5% आएगा क्या? जीपी 5%, हाँ रिड्यूस करने के बाद। नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स इन प्रीवियस ईयर इनटू 100। तो सेल्स इन प्रीवियस ईयर तो 10 लाख, ठीक है। नेट प्रॉफिट है ये 50,000, वहां पर लिखा हुआ था, यहाँ से देख के लिख ले रहे 50,000। और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड 50,000 इंटू 100, तो 1 लाख और ये 10 लाख, 10%। लेकिन डिक्लाइन हुआ है जीपी, डिक्लाइन इन जीपी 5%, देन जीपी इज 10 माइनस 5% इक्वल टू 5% कंसिडर करना पड़ेगा। अच्छा अब एएटी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। एएटी मतलब क्या हो जाता है, एनुअल टर्नओवर। फायर जब ऑकर हुआ तब से लेके बैक में हमें 12 मंथ्स जाना है, दैट इज द एटी, ठीक है। तो फायर यहाँ पर ऑकर हुआ है, इसमें हमें बैक में जाना पड़ेगा। चलो यहाँ से बैक में जाएंगे 12 मंथ्स, तो ये अप्रैल है, 1 अप्रैल है, तो यानी 31 मार्च है, तो अप टू 1 अप्रैल तक होगा, मतलब ये पूरा हो जाएगा एनुअल टर्नओवर, ये पूरा एनुअल टर्नओवर हो जाएगा। तो इसका हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैम चलो कैलकुलेट। 8,87,500। एएटी 11,50,000 होगा, 11 लाख। ट्रेंड 15%। ट्रेंड 15%, लेकिन ट्रेंड किस पे ऐड होगा वो सोचो। यहाँ से लेके यहाँ तक का सेल तो हमें पता ही है, 9 मंथ्स का सेल तो अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ये पूरा मतलब ये जो स्मार्ट है। हाँ कितना है, मैम इस पे तो 11,50,000 ना मैम। हम्म, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा हमें सेल पता है। और ये देखो, अगर मुझे ये सेल चाहिए, बाकी क्वेश्चन में बताया जाता है, इस क्वेश्चन में नहीं बताया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा सेल। ये देखो हम यहाँ पर दिखाते हैं, ये पूरे टाइम पीरियड का हमें सेल लेना पड़ेगा, जिसमें से यहाँ तक का मुझे पता है 2,50,000, यहाँ से यहाँ तक का भी पता है, 9 मंथ्स का जो है वही वाला ले लेंगे। लेकिन ट्रेंड इसमें अब ऐड होगा, ठीक है। तो ट्रेंड तो पहले भी ऐड किया था, लेकिन इसमें नया क्या है देखो, तो यहाँ पर लिखते हैं। इसमें मैम सिर्फ 9th मंथ वाले में ट्रेंड ऐड करके, क्योंकि आगे वाले में तो ट्रेंड ऐड ही है पहले से, हाँ इसीलिए मेरा गलत आ गया। ये देखो, 80 एनुअल टर्नओवर फ्रॉम 1/4/2001 से लेके 31 दिसंबर 2001 तक का है। ये देखो 9 मंथ्स का 782609, 782609, ठीक है। और एक जो पॉइंट है दैट इज वन एनुअल टर्नओवर फ्रॉम 1/1/2002 से लेके 31 मार्च 2002 तक का है 2,50,000। अब यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा ट्रेंड, बिकॉज क्वेश्चन में ट्रेंड गिवन है 15% अपवर्ड। तो ट्रेंड किस पे ऐड होना चाहिए, तो देखो हमेशा ट्रेंड बैक मतलब प्रीवियस ईयर वाले सेल पे ही ऐड होगा। देखो क्योंकि 2,50,000 में तो ऑलरेडी ट्रेंड ऐड है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से कंपेयर किया होगा तभी तो इनको पता चला होगा, अच्छा प्रीवियस ईयर इस टाइम पे इतना सेल किए थे, जबकि इस टाइम पे इतना सेल किए 2,50,000। उसके बाद तो फायर ऑकर हो गया, तो इनको लग रहा है कि हाँ बिजनेस मेरा ग्रो में चल रहा है, 15% ग्रो में चल रहा है, तो ये 115% सेल को दिखा रहा है, जबकि ये 100% सेल को दिखा रहा है। तो हमें क्या बोला गया था एएटी में, ये देखो मैंने इसीलिए बोला था अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो नहीं बता सकते। ये देखो यहाँ पर if adjusted annual turnover can't be calculated then considered annual turnover in above formula। वो अलग पॉइंट है कि अगर ट्रेंड नहीं होता है तो हम लोग एनुअल टर्नओवर को ही एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एटी कैसे मानेंगे, एटी मतलब एनुअल टर्नओवर प्लस या माइनस अगर ट्रेंड होता है तो, प्लस या माइनस अगर ट्रेंड होता है तो, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन में आसान था, क्यों आसान था, बाकी क्वेश्चन में हम लोगों ने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया कि इस पे नहीं करना है इस पे करना है, इसी वजह से क्योंकि
क्योंकि बाकी क्वेश्चन का अगर तुम लोग देखो ना तो हमें डायरेक्ट 80 बता दिया था, तो हम लोगों ने उस पर ऐड कर दिया। हमें यहाँ पर डायरेक्ट 80 नहीं बताया, यहाँ पर हमें यहाँ से यहाँ तक का सेल इंडिविजुअल पता है, यहाँ से यहाँ तक का सेल इंडिविजुअल पता है। अगर इफेक्टेड पीरियड और नॉन इफेक्टेड पीरियड का सेल्स हमें इंडिविजुअली पता होगा तो हमें ट्रेंड इंडिविजुअली ऐड करना पड़ेगा, एक साथ नहीं कर सकते। पहले हम लोग 80 में ऐड कर दे रहे थे, अभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इंडिविजुअली करना पड़ेगा, बिकॉज 250 इज ऑलरेडी एडेड विथ ट्रेंड, दैट्स व्हाई यहां पर हमें जो है इसी में सिर्फ ट्रेंड ऐड करना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमें पार्ट पार्ट सेल दिया हुआ नहीं था, ना तो हमें करंट ईयर का इस पीरियड का सेल दिया हुआ रहता था, टोटल बता दिया जाता था क्वेश्चन के थ्रू से। तो अगर टोटल बताएगा, कोई बाइफर्केशन नहीं है हमारे पास, तो हम लोग उसी पे डायरेक्टली ट्रेंड ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर इसीलिए हमारा ट्रेंड जो है वो इस पे ऐड होगा, नॉन ट्रेंडेड जगह पे, ठीक है। तो 782,609 इंटू 15%, 11,739 और ये सबको ऐड करने पे आएगा 11,50,000, ठीक है। 11,50,000 ये हो गया AAT यानी एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल एक्सपेंस। तो सबसे पहले एक्चुअल एक्सपेंस बताओ, एक्चुअल एक्सपेंस कितना था? ये तो क्वेश्चन में गिवन रहता है, ये रहा 60,000, ठीक है, 60,000। अच्छा, पॉइंट टू में क्या होता है? एक्चुअल एक्सपेंस। हम और फॉर्मूला नहीं लिख रहे, यहां से लिख देते हैं। एक्चुअल एक्सपेंस AAT 11,50,000 इंटू जीपी रेशियो 5%, 11,50,000 AAT इंटू जीपी रेशियो प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, सॉरी अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना होगा यहाँ पर? नहीं दे उसके लिए रखे। नहीं दिया है, उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना है, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस कितना है, ये सब ऐड कर दो, मिल जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस ये फिक्स्ड होता है। सेलिंग एक्सपेंस ये फिक्स्ड होगा कि नहीं वो लेकिन कंफ्यूजन है, अगर ब्रैकेट में फिक्स नहीं बोलेगा तो नहीं ले सकते ना, हमें देखना पड़ेगा कि टोटल इनका बिजनेस का स्टैंडिंग चार्जेस कितना था। फाइनेंस चार्जेस, इंटरेस्ट वगैरह ये फिक्स्ड होता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन फिक्स्ड होता है, सेलिंग डिपेंड करता है, अगर फिक्स नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग नहीं लेंगे। और अगर लेते हो तो लिखना है कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो फिक्स्ड है, नॉर्मली नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो अगर लेते हैं कभी भी तो एजम्पशन देना चाहिए। तो टोटल स्टैंडिंग चार्जेस निकालो, 80 प्लस 1 लाख यहाँ पर निकालना पड़ेगा टोटल। 180 टोटल स्टैंडिंग, और लेस कर देंगे 50,000 इंश्योर्ड था, 1,30,000 और 1 इंश्योर्ड होगा। हाँ, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस एट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 80,000, फाइनेंस 1 लाख, 1,80,000 लेस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 50,000, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 1,30,000, ठीक है। तो यहाँ पर 1,30,000 देख लो कितना होता है यहाँ पर कैलकुलेट करके, और यहाँ पर हो जाएगा रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड इनटू जीपी रेशियो। तो रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड क्वेश्चन में अलग से कुछ नहीं बोला है, तो जो एक्चुअल सेल्स था वही रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड हो जाना चाहिए, दैट इज 87,500। इस क्वेश्चन में तो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह, तो 87,500। तो 80 वाले 87 पॉइंट में कितना? 80 18,400। हाँ 18,400 ये सही आया है, और ये वाला 5% 4,375 आ रहा है, ठीक है। तो लोअर क्या हो जाएगा? 4,375, लोअर विल बी 4,375, हो गया बस, बाकी तो कैलकुलेशंस है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट मतलब शॉर्ट सेल इंटू जीपी। तो शॉर्ट सेल था 2,12,500 इंटू 5% प्लस एडिशनल एक्सपेंस क्लेम जो कि है 4,375, ये कितना आया देखना पड़ेगा, ये आ रहा है 10,625। और सेविंग्स कुछ नहीं था, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस में सेविंग्स कुछ नहीं था, तो वो तो नहीं लिख सकते, तो 15,000 हो गया टोटल लॉस। नाउ क्लेम, क्लेम हो जाएगा, पॉलिसी वैल्यू है 1 लाख का इनटू टोटल लॉस डिवाइडेड बाय AAT 11,50,000 इनटू जीपी रेशियो।
तो कैलकुलेट करके देखो, आ रहा है 26087। ठीक है, तो टोटल क्लेम कितना होगा? दो मेथड से किया ना हम लोगों ने, तो इन्होंने दो तरह का पॉलिसी ले रखा है, तो दो तरह का क्लेम मिल जाएगा। पहले वाले से हमें मिला, नहीं ये शायद मेरा गलत हुआ ना, ये देखो तो कितना हो रहा है। पहले वाले से कितना क्लेम मिला प्लस दूसरा वाला, देख लेते हैं। 1 लाख है पॉलिसी अमाउंट। हाँ 1 लाख तो है। अमाउंट कितना आ रहा है? ओ ठीक ही आया है क्या? 26087। ठीक है, अच्छा तो टोटल क्लेम कितना हो जाएगा? प्रीवियस वाले से कितना आया था क्लेम? 260। और इसमें 1 लाख है, और यहाँ पर आ रहा है प्रोपोर्शनेटली 26087। तो टोटल कर लो। हम लोग अलग अलग भी देखा। हाँ बोलो कितना हो रहा है? 2,86,087। 2,86,087 ऐड करने से जितना होगा, अगर ऐड नहीं भी करेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं, हमें तो इंडिविजुअली बोला था। ठीक है, टोटल देख लेते क्या पूछा था। एसर्टेन द क्लेम, अच्छा अलग अलग पूछा था तो नॉट नेसेसरी, ये करना जरूरी नहीं है। ठीक है, अलग अलग पूछा था तो अलग अलग हम लोगों ने कर लिया, ये वाला और उधर। और 1 लाख पे इतना ये कितना है? एक 26,087। ठीक है, ये क्लेम मिल जाएगा, ये क्लेम मिल जाएगा। ठीक है, और टोटल इतना हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन बाकी रह गया, इलास्ट्रेशन 8, ये हम होमवर्क दे देते। ठीक है, ये नेक्स्ट दिन करवा देंगे। इलास्ट्रेशन 8 तुम लोग खुद भी एक बार देख सकते हो। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। नहीं मैम। बाय।